अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलामुअलैकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और क्या हाल है चश्माटू? बस ठीक ठाक, शुक्र है। चश्माटू कैसे? बस फिट जबरदस्त। चश्मेश क्या हाल है भाई? ये भी होता है बड़ा ना, अलग अलग नाम दिए हुए होते हैं हमने हर एक को उसके किसी न किसी फिजिकल फीचर या फिजिकल एस्पेक्ट के हवाले से। तो आजकल आपका नाम हम जो है वो और भी चश्मा। लेकिन होता है बच्चों के साथ, खास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनकी नजर कमजोर हो जाती है और वो नया नया ऐनक लगाने शुरू करते हैं और फिर उनकी जिंदगी में तो ये एक नया सा फिनोमेना है भाई कि एक फॉरेन ऑब्जेक्ट आके उनकी नाक पे पड़ा हुआ है। खामखा नहीं पड़ा हुआ, उसकी बड़ी अहमियत है। उनको तो यही लगता है ना, खामखा पड़ा हुआ है। तो बच्चे तंग भी होते हैं और ऊपर से इस किस्म की बातें होती हैं जब, तो फिर वो जरा हिचकिचाते भी हैं, उनको जरा कॉन्फिडेंस में कमी महसूस होती है अपने। तो ये तो बड़ा होता है, स्कूल्स में तो बहुत होता है। आपको किस उम्र में ऐनक लगी थी? 8th 7th 6th मुझे भी 8वीं में लग गई थी। 7वीं 8वीं पढ़ते ज्यादा थे ना, पढ़ते ज्यादा थे तो इस वजह से वो ऐनक लग गई थी। हो जाता है बिल्कुल, लेकिन बस इस तरह की जो है वो चीजें होती हैं। अब तो खैर बड़ी आसानी हो गई, लेजर वेजर आ गए हैं, बाकायदा तौर पे लोग करा भी रहे हैं। और खैर उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, लेकिन लोग बड़े आराम से लेजर करा भी रहे हैं। और अब तो शायद वो भी मतलब एक काफी हद तक वो भी एक पेनलेस प्रोसीजर तक चली गई है गेम उसकी। बिल्कुल, बस ठीक है चश्माटू, ठीक है ठीक है। बोल मैं ऐसे रहा हूँ जैसे मेरी 6x6 चल रही है ना, 12x12 आई साइड है। इस मुहावरे को कहते हैं कि छलनी ने सुई से कहा कि तेरे पेट में छेद है। ओह अच्छा, वो जिसको अंग्रेजी में हम कहेंगे पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। हाँ ये वाला भाई, हम उर्दू मुहावरों वाले लोग हैं, आप अंग्रेजी। लेकिन देखिए साइड बाय साइड सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए और अंग्रेजी और उर्दू जो है वो साथ साथ चलाने के लिए है, हमारे लिए खास तौर पे। दुनिया से कम्पीट भी करना है और अपने लिए इल्म भी इजाफा करना है, इल्म में भी। और देखें बहुत सारी रिसर्चेस ऐसी हैं कि वो आपको उर्दू में मिलेंगी नहीं, लेकिन उर्दू आपने इसलिए रखनी है अपने जिंदगी में। दारुल तर्जुमा हुआ करता था जिसका काम ये होता था कि तर्जुमा करे, वो तमाम दुनिया में जो लिटरेचर, ये जो बड़ी रिसर्च वगैरह है उन सब का तर्जुमा करे और उसको अपनी जुबान में लेकर आए। पता नहीं, वैसे पूछ रही हूँ, चेक करना पड़ेगा। आजकल तो बस बहुत कुछ जो हो रहा है वो बस अजीब सा ही हो रहा है। हाँ। आजकल के और अपनी जबान आपको अपनी सकाफत से करीब रखती है। बिल्कुल ऐसे हमेशा आपकी रूट से आपको जोड़े रखती है और दुनिया आपको एक्सेप्ट तब करती है जब आप अपनी रूट्स में और अपनी जात में कॉन्फिडेंस हो। अगर जरा से भी हिचकिचाए और जरा कॉन्फिडेंस में जरा शेकी हुए तो दुनिया भी आपके ऊपर से गुजर जाती है। इसका मुहावरा है कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। बिल्कुल, इसका कोई अंग्रेजी है? सोच रही हूँ ऐसे। हाँ सोचिए, लेकिन ये है कि प्रोग्राम का आगाज तो खैर हो चुका है, लेकिन एक शेर याद आ रहा है, उसकी तरफ चलते हैं जरा। शेर मजेदार सा शायरी। वो कहते हैं शायर के मोहसिन भोपाली साहब, बड़े मशहूर शायर गुजरे हैं जी। वो कहते हैं कि गलत थे वादे मगर मैं यकीन रखता था, गलत थे वादे मगर मैं यकीन रखता था, वो शख्स लहजा बड़ा दिल नशीन रखता था। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। लेकिन ये शेर जो है शायर ने किसी खातून के लिए तो यहाँ पर नहीं पढ़ा, ये किसके लिए पढ़ा? क्या मतलब शायर ने नहीं पढ़ा, ये तो ऐसे पढ़ने वाले ने पढ़ा है। मैं खवातीन को कहाँ शेर सुनाता हूँ? मैं तो अगर कोई कहे कि अवैस ने फलां जगह पर शेर एक खातून को डेडिकेट किया तो मैं मान जाऊंगी, बगैर वैसे पूछे मान जाऊंगी, मैं उसकी बात पे एतबार करती हूं, वजह शोहरत। लेकिन ये शेर जो है आज खुसूसी तौर पे अवैस ने ये खातून के लिए, सियासतदानों के वादों के लिए था बुनियादी तौर पर, उनकी भी एक रेपुटेशन है। मुकर्रर गलत थे वादे मगर मैं यकीन रखता था। अवाम के ऊपर भी है ना ये, क्योंकि हम तो यकीन रख रहे हैं। गलत थे वादे मगर मैं यकीन रखता था, वो शख्स लहजा बड़ा दिल नशीन रखता था। क्या बात है। अक्ल कुल था भला किसकी वो मानता मोहसिन, अक्ल कुल था भला किसकी वो मानता मोहसिन, ख्याल खाम पर पुख्ता यकीन रखता था। ओह, बड़ी सख्त इसमें गहरी बात है। ऐसे हैं हमारे लीडरान के, बस वादे होते हैं, लीडरान और फिर आवाम भी ऐसी है कि वो खाम पे ऐसा यकीन रखते हैं, पुख्ता ना हिलने वाला, मतलब गैर मुतजलजल किस्म का यकीन। खाम ख्याली है, आपस में लड़ मर जाते हैं। अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि दो ऐसे, मतलब वो कुछ रिश्ते होते हैं जरा ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। मिसाल के तौर पे ससुरालियों के साथ आपका जो रिश्ता है, समधियों के दरमियान का रिश्ता बड़ा ही ना बैलेंस के साथ चल रहा होता है, सीधा बिल्कुल। वो पलड़े के वो दो होते हैं जो भारी होते हैं वजन में, इक्वल्स, और हल्का सा भी एक झुका या दूसरा झुका तो अपसेट हो जाती है इक्वेशन सारी। इस किस्म के रिश्तों में जब ये सियासी गर्मा गर्मी आती है तो बात कहां से कहां निकल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो इसीलिए हम सियासी गर्मा गर्मी की बातों को छोड़कर न्यूज की बातों की तरफ चले जाते हैं और देखते हैं 60 सेकंड न्यूज, दुनिया में क्या हो रहा है। सवात के कबल थाना CTD में धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट जारी, धमाके की वजह शॉर्ट सर्किट होने का इम्कान। PTI का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्तों पर बैठने का फैसला।
मजबूरी के तहत इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बने, आसिफ अली जरदारी का बयान। सऊदीया और अमारात ने IMF को पाकिस्तान की $3 अरब फाइनेंसिंग की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान सीरीज जीतने में नाकाम, कीवीज ने 5वां T20 जीतकर सीरीज बराबर कर दी। मोहम्मद रिजवान ने साल 2023 में भी 1000 T20 रन्स मुकम्मल कर लिए। रवां बरस 1000 रन्स मुकम्मल करने वाले पहले बैटर बन गए। सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फोर्स के दरमियान आज से 3 रोज़ा जंगबंदी। अब तक 400 से ज़ायद अफराद हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं। 427 पाकिस्तानी बहिफाजत पोर्ट सूडान पहुंच गए, जहां से वो वतन वापस पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस का बयान। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम पर बरतानिया ने ईरानी एहलकारों पर नई पाबंदियां लगा दी। फहरिस्त में ईरानी पासदारान इनकलाब के 4 कमांडर्स भी शामिल। और अवामी लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक जज मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बांग्लादेश के सदर का हलफ उठा लिया। जी, तो ये था जी 60 सेकंड्स के अंदर दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, ये हम आपको बताते हैं 60 सेकंड्स में। और अब ज़रा बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम में और आपको बताते हैं। अच्छा, महंगाई के हवाले से लोग बड़ी ज़ाहिर है कयास आराइयाँ भी होती हैं। महंगाई तो है, मगर मैं यकीन रखता था महंगाई कम हो जाएगी। तो महंगाई कम हो जाएगी, वैसे ने कहा मैं यकीन रखता हूँ तो महंगाई कम हो जाएगी। हाँ। अच्छा, लेकिन आपको अगर हम महंगाई के आदाद शुमार कुछ बता दें, ईद से कबल जो आदाद शुमार जारी हुए थे, जिसके बाद एक तरह से लोगों ने उसी आदाद शुमार के नतीजे में चीज़ें ईद पर ख़रीदी होंगी, महंगी ख़रीदी या सस्ती ख़रीदी, जैसी भी ख़रीदी। आपको ज़रा बताते हैं कि इस साल, पिछले साल के इस पीरियड में क्या सूरत हाल थी और अब क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान में महंगाई किसी तौर भी काबू नहीं आती और हर दफ़ा जब नई हुकूमत आती है तो एक महंगाई का एक नई वेव है जो कि आती है। ये कुछ साइंटिफिक फिनोमेना हो सकता है या जो भी है, इसको जो वहाँ के लोग हैं उनके इकोनॉमिस्ट वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन हम इस पे सिर्फ अपना नंबर्स बताएंगे आपको बस। हाँ, हम बस बताएंगे, आप खुद तबसरा कर लीजिएगा क्या कहते हैं। अच्छा, इदारा शुमारियात जो है उनके ताज़ा तरीन हफ्तावार आदाद शुमार जो जारी हुए हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आम आदमी किस कदर मुश्किलात का शिकार है। और 19 अप्रैल को जारी करदा इन आदाद शुमार के मुताबिक, और फिर दरमियान में ईद आई, बता आपको इसलिए रहे हैं कि ईद पे इस मुल्क में या लोगों ने, अवाम ने किस तरह से उस पर चीज़ें ख़रीदी, कितनी महंगाई थी ईद में, ये इसलिए आपको बताना ज़रूरी है। 47.23% इजाफा हुआ अशिया की कीमतों में। अच्छा, ये पाकिस्तान सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है उसके बिल्कुल, और ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई करार दी जा रही है इस वक्त। हसास प्राइस इंडेक्स जो है उसमें बुनियादी ज़रूरत की 51 अशिया शामिल होती हैं। इदारा शुमारियात ने यह भी बताया है कि सबसे ज़्यादा महंगाई खाने पीने की अशिया में हुई है। पिछले साल के मुकाबले में पेट्रोल जो है वो 87.81% महंगा, अंडे 97.80% महंगे, गैस 108.38%, चाय 104.28%, सफ़ेद आटा 143.88%, डीजल 102.84%, अंडे 97.80% और केले जो है वो 98.42% महंगे हुए हैं। और इसी तरह बासमती चावल है 87.30%, दाल माश 58.35% और दाल मूंग जो है 68.94% महंगी हुई है। तो हमने आपको एग्जैक्टली बता दिया उन चीज़ों की अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कितना इजाफा हुआ पिछले साल के इस मार्केट का चक्कर लगा कर आएंगे। पिछले साल इस पीरियड के तकाबली जायज़े ज़्यादा चीज़ें तकरीबन 100% तो महंगी हुई हैं, सिर्फ कोई जो है वो 70-80% महंगी हुई है। क्या है, कौन सा वादा था? गलत थे वादे, मगर मैं यकीन रखता था। गलत वादे। वो शख्स लहजा बड़ा दिल नशीन रहा, और आप भी ऐसे दिल नशीन लहजे में महंगाई की खबरें सुना रही हैं कि जी ये 100% महंगी हुई है, ये 25% महंगी हुई है। नहीं, वो तो न्यूज़ कास्टर्स होती है वैसे, जो बड़ा अच्छा, वैसे उनका बड़ा स्टाइल होता है। आजकल तो बड़ा एक हैपनिंग सा वो हो गया ना, जरा ज़्यादा एग्रेसिव और वो है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा ओके। अच्छा, एक तो ये महंगाई की आपने तो खबर सुना दी, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि हम ज़रा उस सवात का जो धमाका है उसकी तरफ भी चले जाएं, क्योंकि ये जो पुलिस का जो CTD पुलिस स्टेशन सवात था उसके हवाले से जो पहली रिपोर्ट थी, इब्तदाई रिपोर्ट जो पुलिस की थी वो आ गई है सामने, और उसमें उन्होंने खदशा ये जाहिर किया है कि ये जो बुनियादी तौर पर धमाका था वो शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकता है। और चूँकि ये इमारत जो थी वो पुरानी थी और उस पुरानी इमारत से कई जो पुलिस ऑफिसर्स थे, ज़्यादातर थे वो जो नई इमारत में मुंतकिल हो गए थे, लेकिन शॉर्ट सर्किट हुआ पहले, फिर उसके बाद ये जो वहाँ पर जो आतिशी असलाह वगैरह जो कुछ था वो धमाका था, वो फटता रहा, तो उसकी वजह से वो बिल्डिंग जो है वो ढह गई। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं जी, मलिक कुव्वत खान साहब सवात से वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम
जी मलिक कुव्वत साहब, सर शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ज़रा हमें तफसीलात प्लीज़ बताइएगा इस धमाके की, एक तो कल की भी मुझे तफसील बताइएगा और फिर जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में भी कुछ अगर डिटेल बता सकें। जी बिल्कुल, कल रात जो एक अफसोसनाक खबर जो है ना पेश आया था, जिसमें थाना कब्बल सीटीडी में जो है ना एक जोरदार धमाका सुनाया गया था, जिसमें तकरीबन 17 अफराद जाम बाग होने की तस्दीक भी की है। तो इसके साथ साथ यहाँ रेस्क्यू 1112 जो जख्मी एहलकार है उनको जो है ना सिंध शरीफ अस्पताल रेफर कर दिया गया। रात का ऑपरेशन जो है ना कंटिन्यू रहा। तो DPO स्वात का कहना है कि ये धमाके की जो इब्तिदाई रिपोर्ट में उसने ये कहा कि ये अंदर जो बारूदी मवाद था वो फट गया था। तो ये मेन थ्रू गेट जो है, इसमें अंदर एक थाना कबल है, एक सीटीडी थाना है, एक पुलिस लाइन है। तो ये सीटीडी का जो बारक से एहलकारों की, इसमें तकरीबन 2 छत जो है ना गिर भी चुका है। तो ज्यादातर जो है ना नुकसानात भी हुई है। हेलो जी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल मलिक साहब आवाज आ रही है, बोलें। तो आप मेरे बैकअप में भी देख सकते हैं। तो ये सामने जो है ना ये कबल थाना है, उसका मुकम्मल कबल का थाने की दीवार भी गिर गया है। उसके साथ जितने भी इमारत हैं पब्लिक, वो भी सारे डैमेज हो चुका है। तो लोग इमदादी कार्रवाई जो इसमें मसरूफ है। इसके साथ पाक आर्मी की जवान और स्वात पुलिस, इसके साथ दीगर इदारे के लोग यहाँ जो सर्च ऑपरेशन कर रहा है, इसके साथ इमदादी कार्रवाई में भी मसरूफ है। जी अच्छा, मुझे ये बताइएगा कुव्वत साहब कि ये जो थाना है, जो इमारत है, उसकी क्या वो मुकम्मल तौर पर ढह गई है या सिर्फ कुछ दीवारों का ही मामला है जो गिरी हैं? जो बारक्स हैं जी, उसका 2 हिस्से जो है ना मुकम्मल गिर चुका है। तो बुरी तरह अभी भी जो है ना उसमें मलबे का जो काम है वो रेस्क्यू वाला, उसमें जो है ना इमदादी कार्रवाई जारी है। वो अभी भी जो लोग जो है ना अंदर होने के इत्तलात भी हैं। तो इसके साथ यहाँ की जितने भी जो लाइन फोर्स एजेंसी हैं वो सारे यहाँ आकर उसका जो है ना मुकम्मल तहकीकात कर रहा है कि ये धमाका आए दहशतगर्दी का नहीं, कि कोई बम ब्लास्ट हुई, अंदर कोई बारूदी मवाद पड़ गया है, उसका मुकम्मल तहकीकात हो रहा है। सही है। और जो जख्मी हैं उनके हवाले से कुछ बता सकते हैं, किस किस अस्पताल में मुंतकिल हैं? क्योंकि अभी आपने कहा हो सकता है कोई और लोग भी अंदर फंसे हुए हों, तो जख्मियों की जो सूरत हाल है उसके बारे में भी आगाह कीजिएगा। खून वगैरह की कमी तो नहीं है, लोग डोनेट कर रहे हैं, उनकी तबीयतें कैसी हैं? रात की जी DG हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा ने जो डिस्ट्रिक्ट स्वात की तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दिया था। तो जख्मियों में से तकरीबन 10 के हालात तशवीशनाक बताया जा रहा है। तो बाकियों को जो ब्लड है वो सारे अवाम जो निकल आया था वो तो अस्पताल बर वक्त पहुँच कर जो है ना वो खून जो है ना उसको प्रोवाइड किया है जी। अच्छा, जिन लोगों की शहादत हुई है या जो लोग जख्मी हैं उनमें क्या औरतें और बच्चे भी शामिल हैं? बिल्कुल जी, इसमें एक बच्चे हैं, एक खवातीन हैं। जो ये सीटीडी के पास तकरीबन 4 बंदे जो है ना कस्टडी में था। तो वो लोग भी जो है ना इसमें जो जांबाग हो चुका है जी। तो ये खवातीन कस्टडी में थी जो जांबाग हुई हैं या ये बाहर से गुजर रही थी? ये तो ये सीटीडी बारक जो था उसके साथ ही तकरीबन 2 कदम के फासले पर थाना कबल का जो है ना थाना है। तो ये असाइलिन थाने में जो है ना कोई काम के लिए आया था। तो ये एक बच्चे, एक इसमें जो है ना खवातीन भी जांबाग हो चुका है। अच्छा, अब ये जो पुरानी बिल्डिंग थी, इस पुरानी बिल्डिंग में इस जो बताया जा रहा है कि जो बयान भी है ऑफिशियली पुलिस का वो ये कि पुरानी बिल्डिंग से बहुत सारा स्टाफ जो है पुलिस का वो नई बिल्डिंग में मुंतकिल किया जा चुका था। तो अब यहाँ पर कितने लोग थे जो कि काम करने वाले थे?
जी, इसमें तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग जो है ना काम कर रहा था। तो शिरडी की जो नया बिल्डिंग था ना जो है वो तो उसका इफ्तिताह नहीं हुआ था। तो ये सारे अलकार जो था वो तो बारकसों में जो है ना वो अपने मौजूद था। जो जिस टाइम ये ब्लास्ट हुई है वही टाइम तकरीबन DPO स्वात का कहना है कि 25 अलकार अंदर मौजूद था। अच्छा। और इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं कि वो अभी जारी है, तो अभी कितना खदशा है कि कितने लोग अंदर होंगे मौजूद? अभी ये फिलहाल DPO स्वात से हम बात करने की भी कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो तो कंटिन्यू है अभी भी, क्योंकि सारे जो लोग वो अंदर नहीं जाने देते हैं। बाहर से जो है ना इमदादी कार्रवाई अभी भी जारी है। और अंदाज़न को इन्होंने बताया कि कितना वक्त लगेगा ये जो इमदादी कार्रवाई है इसको मुकम्मल करके, और जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने में कितना वक्त लगेगा? DPO स्वात का कहना है कि तकरीबन 3 से 5 घंटे तक लग सकते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। हमारे साथ मलिक कुव्वत खान साहब मौजूद थे, जो सवात में जो थाना है उसमें धमाके के हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तकरीबन 17 लोगों का नंबर इन्होंने दिया। जो अपडेट लास्ट जो था वो 15 था, अब 17 लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं। उसमें तकरीबन 70 के करीब लोग ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हैं, और 10 ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है जो कि अस्पताल में हैं, और अभी लोग अंदर मौजूद हैं। तो ये 4 से 5 घंटे का एक रेस्क्यू ऑपरेशन है जो कि जारी है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये जल्द ही इसको जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया जाएगा। और हमारी दुआ ये है कि खैर व आफियत से वो लोग जो अंदर हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए। अच्छा, लकी मरवत में भी खुदकुश बमबार था, उस वो हलाक हुआ है, उसका 3 खुशकुश बमबार थे। तो वहाँ पर भी मतलब एक अजीब सी एक पैनिक सी सूरत हाल है। और ख़ास तौर पर हमारे सिक्योरिटी इदारों की जब हम बात करते हैं, पुलिस जो है वो तो पहला, हाँ, और सबसे ज़्यादा अटैक जो है वो पुलिस पे होता है। हमने तो देखा पेशावर में मलिक साद साहब उनको शहीद किया गया, सिफत गयूर साहब उनको शहीद किया गया। मतलब इतने नाम हैं कि आप लिखते जाएं तो सफ़ों के सफ़े आप भर सकते हैं कि पुलिस की कैसी शहादतें और कितनी शहादतें हुई हैं। पाक अफवाज भी उसमें कोई कम नहीं है, वो भी पीछे नहीं रहती। चूँकि वो पहला जो लाइन ऑफ डिफेंस कह लीजिए वो पुलिस का होता है, उसके बाद हर जगह नाकों पे भी पुलिस ही खड़ी होती है, तो इसलिए लेकिन मतलब जब बात होती है कि स्वात के लोग निकले थे, अगर आपको याद हो, अब ये तो मैं नहीं कह रही कि ये टेररिज्म अटैक था या जो भी था, क्योंकि जब तक नहीं आ सकती तब तक तो हमें इंतजार करना है, हम इस पे कोई जजमेंट पास नहीं कर सकते। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, चूंकि लकी मरवत और स्वात या खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का ही हिस्सा है ना, इसी मुल्क का ही हिस्सा है। तो स्वात के लोग अगर दहशतगर्दी के खिलाफ जब आपको याद हो अक्टूबर में एहतजाज करते थे, और ऐसा एहतजाज था कि वो किसी लीडर के कहने पर नहीं था, वो लोग खुद बाहर आए थे, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ देखी थी कि वो ही डिस्प्लेस्ड हुए थे, वो ही अपने घरों को छोड़कर चले गए थे कि हमारा इलाका साफ करो भाई, पाक करो दहशतगर्दी से। तो वो तस्वीर आपको दिखाते हैं, वो तस्वीर आपको नजर आएगी, आपको याद आएगा कि किस तरह ये एक मैसिव और अनप्रेसिडेंटेड ये एहतजाज था स्वात के लोगों का। और अल्लाह ताला पाकिस्तान के हर कोने को महफूज रखे, हर शख्स को अपने अमान में रखे, और इनको तो नेस्त व नाबूद करे जो इस मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और हमारे लोगों के खिलाफ जो है इस कदर दहशतगर्दी फैला रहे हैं। चाहे लकी मरवत हो, चाहे स्वात हो, चाहे पंजाब हो, सिंध हो, कोई भी इलाका हो, अल्लाह ताला सबको अपने अमान में रखे। और ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे कुछ देर में। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। आप चढ़ते हैं जी, कुछ ट्रेंडिंग स्टोरीज बता दें जी। जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उनमें एक सबसे अहम चीज़ पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए ईद थी जो कि गुजर गई है। और हर साल 2 मरतबा ईद आती है, ये भी मैंने कहा आपको बता दूं, ये एक अहम इन्फॉर्मेशन है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जो है वो आजकल पाकिस्तान का कर रही है दौरा, और कल जो मैच आपने देखा अगर, तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि क्या है। इस पर हम आगे बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन भाई चैपमैन साहब, सलाम है आपको। आपने तो चेप कर जो दिए हैं ना, आपके नाम की लाज रखी है आपने। ऐसे चैपमैन भाई थे वो हमारे, इन्होंने क्या गेम खेला, क्या ज़बरदस्त गेम खेला। पहले मैं आपको ईद की बात बताता हूँ, फिर आपको मैच की बात बताता हूँ जी कि क्या हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो है वो एक ऑफिशियल जो वेबसाइट है, और ऑफिशियल उनके सोशल अकाउंट्स जो हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स, उसमें
नसीम शाह की एक वीडियो शेयर हुई है और ईद के हवाले से वो बता रहे हैं, तो ज़रा ये वीडियो दिखाइएगा, फिर उसके बाद बात करते हैं। ईद के हवाले से वो एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को कि देखो ईद क्या होती है, कितनी पूरी डिटेल उन्होंने बताई है। और उसके अंदर अहम डिटेल ये थी कि गले किस तरह मिलना है, 1 2 3, और नमाज़ पढ़नी है, नमाज के बाद जो है वो गले मिलना है, और ईदी की भी उन्होंने बात कर ली। सेवइयों से आगाज़ हुआ, मीठे से आगाज़ हुआ। और फिर जो ईदी चैपमैन ने दिया भाई, ओए होए होए, बस मैं क्या बताऊँ आपको भाई, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त मैच हुआ है कल। और बुनियादी तौर पर जो है वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का वो 5वां T20 था, और तमाम कौम ये उम्मीद कर रही थी कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, खासतौर पर जब पहली इनिंग पाकिस्तान ने खेली बड़ी ज़बरदस्त, तो उसके बाद मतलब आप देखें 98 रन्स पे रिजवान बेचारे, बस क्या मैं आखिरी 2 पे आउट होता जो होगा तो उसको तो बड़ा आउट नहीं हुए, वो तो नॉट आउट रहे ना। नहीं, लेकिन ये कि जिसकी सेंचुरी नहीं हो सकती, हाँ, मतलब जिसका वक्त खत्म हो गया एक तरह से। लेकिन वो रिजवान की तो नहीं हो सकी मुकम्मल, लेकिन बाबर आजम ने सेंचुरी बना ली थी। क्योंकि मैं 78 तक तो देखती रही मैच, उसके बाद का फिर मुझे जरा समझ में नहीं आई, मैंने कहा यार चलो अब आगे चलते हैं, जिंदगी में और भी बड़े गम है क्रिकेट के सिवा और भी गम है ज़माने में क्रिकेट के सिवा। लेकिन कल फिर उसके बाद ये जो बंदा जो आया है ना, उनका शुरू में तो 3 विकेटें उनकी बड़ी जल्दी गिर गई न्यूजीलैंड की, लोगों को बड़ा ढारस रहा। हाँ, लोगों को उम्मीद थी कि भाई हो गया मामला, हो गया मुक गया, ये हम जो है वो आराम से जीत जाएंगे ये मैच। लेकिन उसके बाद ये जो लड़का है, बेसिकली ये चैपमैन के बारे में आपको मैं बताऊं, ये पहले हांगकांग में पैदा हुआ है। अच्छा, हांगकांग के लिए खेलता था, फिर उसके बाद ये न्यूजीलैंड के लिए खेलना शुरू हुआ है, और जो इसने कल खेला है, इसने तो बता दिया कि भाई क्या कमाल ये खेला है। भाई बिल्कुल, मुझे तो बस इश्क हो गया इसके खेलने से। वैसे तो जाहिर है बाबर आजम, रिजवान, ये सब बड़े बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन और बाबर आजम ने तो कल 7 चौके 4 छक्के मारे, और उन्होंने 62 गेंदों पर 98 रन की बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। लेकिन वो जो कहते हैं ना, उनकी इनिंग्स इट वाज नॉट देयर डे, रायगा गई, वो कुछ ना हो सका, नॉट देयर डे जी बिल्कुल। 104 रन, और 104 रन बनाए इस जो है वो नहीं सॉरी 104 रन, हाँ चैपमैन ने 104 रन बनाए 57 बॉलों पे, बिल्कुल डबल ऑलमोस्ट। खैर, लेकिन ईदी और किसी ने दी हो ना दी हो, इफ्तिखार ने जो है ईदी का मामला जो है वो दोबारा से उठाया है, और ईदी के मामले तो उनको तो ईदी मांगने के लिए उन्होंने मशवरा लिया था। बिल्कुल, कल हमने आपको बताया था कि उन्होंने मशवरा मांगा है, और हमने उनको मशवरा दिया कि देखें एज क्राइटेरिया के हिसाब से तो आपकी ही बनती है, देनी चाहिए। तो पाकिस्तानी बल्लेबाज इफ्तिखार अहमद आजकल खबरों में ईदी की वजह से जीनत बने हुए। अच्छा, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने भी उनसे ईदी मांग ली थी। फिर इफ्तिखार अहमद ने सोशल मीडिया पर अपने सार्फिन से पूछा कि भाई बताएं मैं दूं, और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी वीडियो शेयर की है जिसमें वो साथी खिलाड़ियों में ईदी तकसीम कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये देखें जी, जबरदस्त, ये तो ईदी मांगने वाली वीडियो, ये पुरानी है बिल्कुल, इसमें उन्होंने सवाल पूछा वाली, हाँ ईदी बांटने वाली वीडियो भी दिखाएं, इसमें अगर ऑडियो है तो भी बता दें। लोग नोट दिखा रहे हैं, लोगों को आवाज लगा रहे हैं, जैसे ईदी चाहिए वो इधर आए भाई, ये अच्छा मिल गई आखिरकार, उनको मिल गई, और इफ्तिखार को देनी पड़ गई, और फिर बड़ा दिल खोल के उन्होंने दी, आवाजें सदाएं लगाई। कुछ लोगों ने तो गड़बड़ भी किया, फ़हीम अशरफ को आप देखें, उन्होंने 2 दफा ईदी ले ली, डबल ईदी ले ली, ये क्या बात हुई भाई उन्होंने, लेकिन ईदी में भी उन्होंने गड़बड़ मारी है। फ़हीम भाई ऐसे ना करें, एक तो बंदा इतनी मुश्किल से राजी हुआ ईदी बांटने पर, उन्होंने जब हिसाब लगाया होगा मिसाल के तौर पे 1000 रुपए अगर देने हैं यार, खिलाड़ी 11 थे और ये 12,000 कैसे चला गया, क्या चक्कर है। खैर अपने आप को तो नहीं दी होगी, तो उन्होंने 11,000 दिए होंगे, अगर 11 में बांटी है उन्होंने ईदी, तो 10 को दी उन्होंने ईदी, 1 ने डबल ले ली। लेकिन वेरी गुड। अच्छा, ये जो एक्टिविटीज़ हैं कि आजकल पीसीबी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, और ये सोशल मीडिया पर इस तरह की फ़न एक्टिविटीज़ जो है वो पोस्ट हो रही हैं, बहुत ज़बरदस्त एक फ़न इनिशिएटिव है। लेकिन इससे एक और चीज़ भी सामने आती है कि जो टीम स्पिरिट है, टीम का जो जज्बा है वो कैसा है। पहले हम सुनते थे कि टीम में रिफ्ट्स थे, एक दूसरे के लिए बड़ी मुश्किलात होती थी टीम को, एक खिलाड़ी दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रहा है, साजिशें जो है वो आपको पता है यूनुस खान के हवाले से कितनी साजिशों का बयान आए। फिर उसके बाद जो है वो खान साहब के ज़माने में, इमरान खान साहब के ज़माने में बड़ी साजिशें होती थी। बहुत हमारा जो पूरा एक क्रिकेटिंग एरा है ना, जो हमने देखा है 80s और 90s वाला, उसके अंदर साजिशें बहुत होती थी। अब जब से बाबर और रिजवान और ये जो नए सारे जो लड़के आए हैं, इन्होंने जितने अच्छे तरीके से टीम
को जेल इन किया है और एक टीम एक यूनिट की तरह नज़र आती है खेलते हुए, सबसे बेहतरीन बात यही है। और जो T20 का वर्ल्ड कप हुआ था पिछला वाला भी, उसमें देखे फाइनल में पहुंचे हम, उससे पिछले वाला जो हमने देखा भी था मैच उधर दुबई में, आप देखें कि कितना ज़बरदस्त वो एक विनिंग स्ट्रीक चल रही थी पाकिस्तान की, 3 मैच लगातार ज़बरदस्त। और आपको लग रहा था कि ये एक यूनिट के तौर पर खेल रहे हैं, उसमें आप हार भी जाएं तो आपको अफसोस नहीं होता है। बिल्कुल, और जीत के खेल के हारे वो होता है, मतलब हर कल का भी मैच ऐसा था कि खेल के हारे भाई। हाँ बिल्कुल, हर मैच तो आपने ज़ाहिर है नहीं जीतना, लेकिन ये है कि खेल के हारे, लोगों को भी पता चले कि कैसे उखाड़ पछाड़ आप कर रहे थे। और बाबर आजम ने भी ये बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि भाई मैं किसी को भी इस हार का कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, टीम कभी हारती है कभी जीतती है, दिस इज द वे इट शुड बी। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, ईदी से आगे बढ़े। हाँ, ईदी से आगे बढ़ते हैं, ईदी से आगे बढ़े, क्रिकेट से आगे बढ़े। और बैरून मुल्क के हवाले से अगर आपको हम जरा बताएं कि कौन शिफा की ख्वाहिश ये है, शिफा की बुनियादी तौर पर ख्वाहिश ये थी, आज सुबह शिफा जिक्र कर रही थी कि मुझे ज़ियारत जाना है। हम देखें पिछले कुछ सालों में आपको मौके भी मिलते हैं और कुछ आपके खुद अपने प्लान्स बनते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर हम गए हैं, लेकिन ज़ियारत में बहुत बचपन में गई थी, कोयटा वाला ज़ियारत। हाँ। और दोबारा मुझे जाने का वहाँ पर मौका नहीं मिला। 2004 में गालिबन मैं ज़ियारत गई थी और खूबसूरत जगह। बताया बुनियादी तौर पर 2004 में आपका बहुत बचपन चल रहा था, बहुत बचपन शदीद, लेकिन मतलब मैं ये कहूँगी कि उसके बाद मौका ही नहीं मिला, कहीं जाने का मौका बना ही नहीं। तो ज़ियारत हर जगह चले गए, दुबई चले गए, 3 दफ़ा चले गए, 2 दफ़ा तो पवेलियन कवर करने चले गए। हाँ, पाकिस्तान पवेलियन कहाँ किस किस मुल्क चले गए, लेकिन ज़ियारत जाने की ख्वाहिश आपकी आखिरी ख्वाहिश है नाज़रीन? नहीं, आखिरी क्यों है? अच्छा, वहाँ से तो और आगाज होगा फिर। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं तो कौन से ऐसे ममालिक है जहाँ आप बगैर वीज़ा के जा सकते हैं? अच्छा, 8 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर पाकिस्तानियों के लिए वीज़े के बगैर जाने की इजाज़त है जी। 8 मुल्क, पूरे 8 मुल्क। आपने वो 8 मुल्क में से एक भी नहीं देखा होगा मेरा ख्याल। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, 2 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर प्री इनरोलमेंट और परमिट की जो बुनियाद पर एंट्री की सहूलत है, और इसके अलावा 34 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट पर ही 90 दिन का वीज़ा मिल जाता है। तो बेसिकली ये कंप्लीट उसकी जो सिनेरियो है, नंबर्स ये हैं। कतर में पाकिस्तानियों को एंट्री परमिट पे 30 दिन और आइवरी कोस्ट में प्री इनरोलमेंट की बुनियाद पर 90 दिन क़याम की इजाज़त मिलती है। अच्छा, ऑन अराइवल जहाँ पर वीज़ा मिलता है उनमें कौन कौन से ममालिक हैं? आज़रबाईजान है वहाँ पर, ठीक है जी, अंगोला है, कंबोडिया है, नेपाल, नाइजीरिया, सोमालिया, मलेशिया, युगांडा, मालदीव वगैरह। मलेशिया भी जी? आर यू श्योर? मुझे तो यही बताया गया है। अच्छा। खबरों से जो रिसर्च करके इंटरनेट से मैंने निकाला है उसमें यही है। अच्छा, ठीक है जी, बात हो सकता है तब्दील कर दिया हो, कल मैंने जब निकाला था आज तब्दील हो गया, मुझे नहीं पता, चेक कर लें, बाकी आप, मैं वही देख रही हूँ, चेक कर लें। अच्छा, उसके बाद जो है वो आप इन तमाम ममालिक के अंदर जो है वो आप ये कर सकते हैं मामला। तो अगर आपको कहीं पर भी जाना हो तो इन ममालिक को चूज़ करें ताकि आपको जो वीज़े के मसाइल हैं उनका सामना ना करना पड़े। ठीक है जी, तो आप जा सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही है जी। अच्छा, ठीक। और चूँकि आपका ज़्यादातर वक्त बरतानिया से वाबस्ता रहा है, तो उस हवाले से अगर आप हमें अगली खबर देना चाहें, अगली खबर दे देती हूँ। और बरतानिया में भी फिर ऐसे वैसे नहीं, हम शाही खानदान पे आते हैं, डायरेक्टली शाही खानदान की आपको खबर सुनाते हैं। अच्छा, मैं शाहिद खाकान नहीं, शाही खानदान, शाहिद खाकान साहब, सॉरी, मैं जरा, वो भी वैसे कम शाही नहीं है, हालांकि दिल के भी वो बड़े आदमी है, लेकिन ये है कि लोग अच्छा खासा उनका भी मामला पीछे से शाही ही है। शाही खाकान पे जा रहे हैं बरतानिया में। मैंने कहा बरतानिया में तो ठीक है, वो जाते रहते हैं, उनके लीडर वहाँ पर हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं, शाही खानदान। अच्छा, उसमें तोड़ फोड़ की जो कहानी है वो नई नहीं है, और जब से मेगन और उसकी शादी हुई है उसके बाद से तो ये मामला जरा ज्यादा ही हाईलाइट भी होने लग गए। फिर किताब आ गई जी, स्पेयर आ गई, उसके ऊपर वो सीरीज आ गई नेटफ्लिक्स की। तो माजी में भी ऐसे वाकयात खैर होते रहते थे, और डायना के साथ भी जो मामला थे वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि वो भी कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। सियासत वहाँ पे भी होती है, इन लॉज की सियासत जो है वो वहाँ पे भी होती है, बिल्कुल। तो कभी बहू करेगी, कभी सास करेगी। खैर, तख्त को उन्होंने ठुकरा दिया था हैरी ने, और जो है उन्होंने एक तरह से कहा कि मैं अपनी बेगम को लेके बाहर निकल रहा हूँ और इस खानदान से बाहर जाके ज़िंदगी गुजारूंगा। अब शहजादा हैरी के साथ शाही खानदान की नाराज़गी तो चल रही है, बड़े लोगों ने अनाएँ, मतलब बड़े लोग हैं तो बड़ी बड़ी अनाएँ हैं खैर इनकी। अच्छा, बरतानवी मीडिया के मुताबिक शहजादा हैरी जो है उनको बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी के मौका पर शाही खानदान से 10 कतारें पीछे बिठाए जाने का इम्कान है। तो पीछे बैठ जाएंगे, इस तरह कुछ होगा, वो तो खैर नंबर होगा या कोई नाम लिखा होगा हर सीट पे। पहले से बेसिकली तो आसान तर्जुमा तो उसका यही हुआ है कि उनके साथ ये हुआ है। हाँ। अच्छा, जब बेटा पीछे जाके बैठे, ये हुआ है बुनियादी तौर पर। तो इसका सिनेरियो है वो ये ह्यूमिलिएटिंग और रिडिक्यूल करने वाली ये जो है वो सूरत हाल है। अपना बंदा था, अपना बच्चा है, बिठा लो आगे, क्या हो जाएगा। ये तो वो शादियों में जिस तरह लड़ाई होती है ना, हमें कार्ड नहीं दिया,
हमें पूछा नहीं, हमें बोटी ना कार्ड दिया लेकिन फोन नहीं किया, फोन नहीं तो किया, हम पहुंचे तो हमारा इस्तकबाल नहीं किया वहाँ किसी ने। तो ये फड्डे अब शाही खानदान में होंगे, इस लेवल पर आ गया शाही खानदान। हाँ, शाही खानदान के अंदरूनी हालात से वाकफियत रखने वालों का ख्याल है कि शहजादा हैरी जो है वो खुद भी रस्मी तौर पर शिरकत कर रहे हैं और बहुत सीरियसली वो भी इस चीज़ को कह रहे हैं, चलो ठीक है, अब क्या नहीं कर रहे। अच्छा, इतना पीछे बैठने की वजह से उनके लिए जल्दी से तकरीब से निकल जाना भी आसान हो जाएगा एक तरफ से। आपने बड़ा सही आइडिया दिया है भाई, पीछे पीछे आहिस्ता से बार बार निकल जाए। बिल्कुल। अच्छा, इस तारीखी कोई लिफाफा, कोई गिफ्ट नहीं देंगे मेरा ख्याल है, पता नहीं अब उनका क्या ही गिफ्ट, उनके पास गिफ्टों की कमी थोड़ी। अच्छा, इस तारीखी मौके पर भी उनके जो अपने ख़ानदान से दूरियां हैं वो कम होने का इम्कान नहीं है। ये वहाँ के लोग जो हैं इसको बड़ा ही एक नामुनासिब चीज़ समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे मौक़ों पर तो कुर्बतें बढ़ती हैं, तो यहाँ पर अगर ये मामला है, इधर तक बात चली गई है कि पीछे बैठो और पीछे से निकल जाओ और शिरकत भी रस्मी है और इन्विटेशन भी रस्मी ही है, तो फिर तो ये मामलात कहीं नहीं जा रहे। तो ये तो ऐसा ही सिलसिला है। बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, अब ये जो बेसिकली कोरोनेशन जो है, इनकी जो सेरेमनी है, हाँ, ये होगी 6 मई को। बिल्कुल ठीक है जी, 6 मई को ये कोरोनेशन सेरेमनी होगी और इसके अंदर जो शाही नए जो बादशाह हैं उनको ये कोरोनेशन सेरेमनी उनकी जो है वो होगी, क्राउनिंग है बेसिकली, और उसमें उनको रस्म ताजपोशी कह लीजिए उनको, वो मतलब उनको एक तरीके से वो ताज पहनाया जाएगा। हाँ। और उसके अंदर जो है वो एक नहीं, लेकिन वो इतने सादे हैं, अभी तक उन्होंने वैसे ताज उठा के सर पे रख के देखा तो होगा, जरा दूर हमारे नहीं, उन्होंने रख के देखा होगा जरूर, अकेले में ना कमरे में शीशे के आगे खड़े होकर बड़ा किंग फील किया होगा। बिल्कुल ऐसा है। और इसके अंदर जो है वो ज़रा रिलीजियस वहाँ की सेरेमनी भी होती है, एक बादशाह को बादशाह बनाए जाने की ऑफिशियल सेरेमनी कह लीजिए उसको, ये वो है। और सारी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर इनका एक तो यूँ कह लीजिए कि इन्फ्लुएंस है, और जहाँ पर जो इसकी कॉलोनी वगैरह है, तो उन सब में ये खास तकरीब होगी। बिल्कुल, मुझे याद है पाकिस्तान में इतना इंटरेस्ट होता है, वहाँ पे कोई ऐसी मतलब शाही खानदान के हवाले से कोई खबर आए तो पूरा दिन यहाँ पे ट्रांसमिशंस चलती हैं जी। तो अच्छा, और पब्लिक का इंटरेस्ट भी है, वो देखना भी चाहते हैं, इंटरेस्ट इस चीज़ में भी है कि भाई पता चले कि हो क्या रहा है। ख़ास तौर पे जो शादियाँ हैं, चाहे वो विलियम की हो, चाहे हैरी की हो, डायना की शादी तो फिर खैर बहुत ही एक मैसिव पैमाने पर उसको फॉलो किया गया और पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान बड़ी परफॉर्मेंसेस वगैरह भी होंगी उस पर, बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पर है। लायनल रिची आ रहे हैं, लायनल रिची तो बड़े मशहूर पुराने जो हैं वो गुलकार हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के, वो वहाँ पर आ रहे हैं। केटी पेरी परफॉर्म कर रही हैं, इटली की एक ओपरा सिंगर है एंड्रिया बोसेली, वो भी वहाँ पर परफॉर्म करेंगी। एल्टन जॉन ने परफॉर्म करना था, वो नहीं कर रहे। क्यों? सर एल्टन जॉन वो नहीं आ सके होंगे, मसरूफियत होगी उनकी कोई। सर एल्टन जॉन जो है वो नहीं परफॉर्म कर रहे। स्पाइस गर्ल्स ने भी परफॉर्म करना था, वो भी नहीं कर रहे हैं। ओके, ठीक है जी। और एड शेरान वगैरह ये भी नहीं आ रहे हैं, उन्होंने कहा भाई हमारी ज़रा मसरूफियत है, दूसरे कॉन्सर्ट पकड़े हुए होंगे ना उन्होंने, तो इस वजह से नहीं आ रहे। ठीक है जी, तो ये हो गया। अच्छा, एक तो ये बरतानिया में ताजपोशी हो रही है, और एक कहीं खबर मैं आपको दूँ ज़रा ज़मीन में जाने में, कीनिया में हाल ही में इज्तिमाई कब्रें मिली हैं जी, इज्तिमाई कब्रें, और उनकी तफसीलात ऐसी हैं कि सबके दिल दहल गए हैं। और अब तक कीनिया के साहिल के करीब एक जंगल से 14 कब्रें दरियाफ़्त हुई हैं, जिनमें तकरीबन 60-65 के करीब मुर्दा जिस्म मिले हैं, और मरने वालों में बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं। और रेड क्रॉस जो कि आलमी तंजीम है, उसने कहा यह है कि इस इलाके में 120 अफराद लापता हैं, और सबसे अंदोहनाक बात यह है कि इन अफराद को मुबैना तौर पर एक चर्च के पादरी ने यह कहा था कि अगर वो भूख और प्यास से ख़ुद को मार दें तो उन्हें आखिरत में जन्नत मिल जाएगी। अब आप ये लोग भूख और प्यास के लिए जी जान दे रही हैं जी। अच्छा, अब तक 29 अफराद तकरीबन जिंदा भी मिले, लेकिन वो भी ऐसे हैं कि जिनका बिलीफ सिस्टम ऐसा हो गया है, वो कह रहे हैं कि हम जिंदा नहीं रहना चाहते। ये क्योंकि वो जिसको आप कहते हैं ना ब्रेन वॉश एक तरीके से है। अब वो कहते हैं कि जी हमें ज़िंदा नहीं रहना, क्योंकि हमारे अंदर ये बिलीफ डाल दिया गया है कि हमें भूख और प्यास से अपने आप को मार लेना है ताकि हम जन्नत में जा सकें। अब पुलिस ने उन लोगों को अस्पताल भेजा है, और वो जो पादरी है उसको गिरफ़्तार कर लिया है, और उसने इल्ज़ामात से इनकार कर दिया है। अब किसी इसको मैं मतलब मज़हब से आप जोड़ दें या किसी और आइडियोलॉजी से जोड़ दें, बुनियादी तौर पर ये शख्सियत पसंदी का, शख्सियत परस्ती का ये फिनोमेना है कि हम जिसे भी बड़ा मानते हैं, चाहे वो मजहबी लीडर हो, चाहे सियासी लीडर हो, चाहे कोई भी ऐसा शख्स हो कि जिसकी बात हम मानते हैं, जिसका हम अदब एहतराम कर रहे होते हैं, वो हमें
कोई भी एक ख्वाब दिखाकर, कोई भी एक आइडियोलॉजी के पीछे लगाकर, और वो हमसे कुछ भी करवा सकता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें क्या कहा है, जो जहन है इसका इस्तेमाल करो, हर चीज़ को परखो, हर चीज़ को जानो कि ये हमारे साथ क्या होने जा रहा है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, और ख़ुद पढ़ो। सिर्फ इस बात पर गलत थे वादे मगर मैं यकीन रखता था। देखें, जब भी कोई लीडर आपसे वादा करे, कोई बात करे, कोई चीज़ अनाउंस करें, जाहिर है वो भी वादे करेंगे, वो भी एक इलेक्शन विनिंग टैक्टिक भी होती है कि भाई बड़े बड़े वादे करके फिर डिलीवर तो क्या ही करना। लेकिन हर एक के वादों को परखने का बेहतरीन तरीका ये है कि मिसाल के तौर पे आप चाहे किसी भी सेक्ट से ताल्लुक़ रखते हो, अगर हम पाकिस्तान की मोर और लेस बात करें तो इसमें जब भी कोई इलेक्शन हो रहा होता है उससे पहले कैंपेन्स चलती हैं। आप मंशूर उठाएं, पढ़ें और ये चीज़ ज़हन में रखें कि किसका मंशूर आपको अवामी मफाद में लग रहा है, कौन से ऐसे मंसूबे ऐसे हैं कि भाई जो आसानी से अचीवेबल हैं, डिलीवरेबल है, जिसमें बहुत साल नहीं लगते। शऊर और इल्म कोशिश करें, उससे भी हमें हमारी कौम को दूर रखा गया। बिल्कुल, तो पढ़ेंगे, लेकिन आपने अब अपना शऊर खुद बेदार करना है और अपने शऊर में खुद इजाफा करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद डेवलप करनी है। पढ़ने से और खुद चीज़ों को जानने से बेहतर इल्म मेरा ख्याल है कोई नहीं होता। और अक्सर देखिए क्लासेस में टीचर भी तो समझाता है ना, फिजिक्स हमें मैट्रिक में समझ आती थी क्या, अब जाके ज़रा क्वांटम की थ्योरी और आइंस्टाइन की एनर्जी की जो इक्वेशन है वो सब अब समझ में आ गई। उसके बाद उस पर इतना पढ़ा कि अब ऐसा लगता है कि अगर उस एग्जाम में अब बैठेंगे तो शायद टॉप ही कर लेंगे। तो लेकिन वही बात है कि जो अपना जहन खुला रखें, अपना जहन खुला रखें और जो भी वादे करते हैं लोग उनको एनालाइज कर लें, खुद पढ़ें किताबों को, खुद समझें, इल्म हासिल करें। ये चीज़ है, वो हर सियासी मामला हो, मजहबी मामला हो, सवाल करना सीखें। खुदा के जो अहकामात हैं उनको खुद पढ़ें और जो लोग आपके सामने वो अहकामात या जो भी चीज़ लेकर आते हैं सवाल करना सीखें। फाइनली जी मेरे ख्याल में हम आपसे एक सवाल कर लेते हैं। आवाम से एक सवाल हमने करना था और वो है पोल। तो हमारे पोल में हम बेसिकली आज आपके लिए 2 सवाल लेकर आए हैं और आप जो है वो सुबह सवेरे पाकिस्तान का जो सवाल है वो हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे जाकर उसका जवाब दे सकते हैं, ट्विटर पर भी, फेसबुक पर भी। तो हम आपको सवालात बता देते हैं जी। सवालात, इलेक्शन कब होने चाहिए? पहला सवाल तो ये है जी जो हमने आपसे पूछा है और उसके अंदर हमने आपको 2 ऑप्शन दिए। एक ऑप्शन है अक्टूबर का और एक ऑप्शन है मई का। तो ये जो है ऑप्शन आपके सामने हमारी स्क्रीन पर भी और हमारे सोशल मीडिया पर भी है। इलेक्शन कब होने चाहिए, अक्टूबर या मई? आप जाइए और इसको जाकर आप इसका जवाब दे दीजिए। हम प्रोग्राम के आखिर में कोशिश करेंगे कि इसका जवाब जो भी आपका पोल की जो ट्रेंड है वो ज़रा बता दें कि आवाम क्या चाह रही है। दूसरा जो सवाल है हमारा वो क्या है, वो ये है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के जो इंतखाबात हैं क्या वो एक साथ होने चाहिए या अलग अलग होने चाहिए? तो वो एक साथ हैं, हाँ या नहीं? उसके अंदर भी आपको ये सोशल मीडिया पर और हमारे जो ट्विटर और हमारा जो फेसबुक है उसके ऊपर ये पोस्ट मिल जाएगी। उस पोस्ट पर आप जाइए और वहाँ जाकर क्लिक कीजिए, अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। हम डेटा कलेक्ट करेंगे और हमारी जो डेटा कलेक्शन की जो टीम है वो आपको बताएगी कि क्या इसका रिजल्ट जो है वो क्या रिजल्ट है। ठीक है, हैशटैग इलेक्शंस के साथ आप उसको आगे शेयर भी कर सकते हैं, कोड ट्वीट भी कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर आप इन 2 सवालों के जवाब हमारे ट्विटर और हमारे फेसबुक पोल पर जाकर हम कर सकते हैं। हम वक्तन फ़वक्तन ये पोल्स करते रहेंगे ताकि इस पोल की मदद से आपकी राय जानी जा सके। तो ये दूसरा सवाल भी आपके सामने आ गया, क्या कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, हाँ या नहीं? हम आपको प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे कि आप क्या कहते हैं। हाँ ठीक है जी, और वक्फा ले लेते हैं। बिल्कुल, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं ज़रा माहौलियाती आलूदगी के हवाले से। 2 फिनोमिनाज ऐसे हैं जो कि आप ऑब्ज़र्व कर रहेंगे कुछ दिनों में, और उसके हवाले से कहा यह जा रहा है कि सन 2023 जो है, सन 2023 में हम शदीद तरीन गर्मी देखेंगे दुनिया के बहुत सारे खित्तों में। और ये जो फिनोमिना है इसको कहते हैं जी एल नीनो। बेसिकली एल नीनो जो है वो स्पेनिश ज़बान का लफ्ज़ है और उसका मतलब है स्मॉल बॉय, इस तरह कैसे जो है ना एक छोटा बच्चा। लेकिन उससे बुनियादी तौर पर होता क्या है कि जो समुंदर में जो पानी है वो शदीद गर्म हो जाता है। अब ये फिनोमिना है क्या, कैसे ये अफेक्ट करता है और इसका असर क्या होगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। मुस्लिम रज़ा साहब मौजूद हैं जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, माहिर माहौलियात हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्लिम साहब।
वालेकुम सलाम जी सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि ये जो फिनोमिना है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, एल नीनो, ये एल नीनो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी अगर हमें आप गाइडेंस दे दें प्लीज़। देखिए, ये एलमीनो जो है ये एक ऐसा सिलसिला है जो कि 7 या 8 साल में 1-2 दफ़ा रूनमा होता है, और इस बार फिर इसका जो है 2023 में फिर इसका खदशा बढ़ रहा है। होता ये है कि इसमें जो है ना, ये आप समझ लें कि जो हमारा पैसिफिक एरिया है, और ये जो समुंदर से की जो गर्म हवाएं हैं वो अपने साथ गर्म पानी लेकर आती हैं और ठंडे पानी को रिसीड कर देती हैं, वापस कर देती हैं। इसमें ये एक चीज़ कहलाती है एनसो, जिसकी 3 हालतें होती हैं। मतलब इन हालतों में जैसे इसके में एक लामिना है, इसमें एलमीनो है। हमें जो है एलमीनो को, जिसको जैसे आपने अभी कहा कि इसका इन्होंने मुख्तसर किया हुआ है, इसको सिंबॉलिक बनाया हुआ है। जैसे बहुत सी आपको पता है हरिकेन्स वगैरह में इनके नाम रखे जाते हैं, इसी तरीके से एलमीनो का नाम इन्होंने रखा है छोटा लड़का। और इसी तरीके से एक और चीज़ है, उसका नाम है लामीना, वो है छोटी लड़की। हाँ, और इसमें यह है कि देखें जब इसकी जब हवाएं जो लामीना मतलब ये दोनों साथ हैं, ये दोनों एंसो की किस्में हैं दोनों, ये ठीक है ना, इनकी हालतें हैं एंसो की। अब होता क्या है कि जैसे मानसून से पहले जो अमूमन ये होता है, जैसे अब हम जैसे लामीना की बात अब हम कर रहे हैं, एलमीनो के बाद लामीना की बात ही कर रहे हैं कि उसमें जब वहाँ से समुद्र की जो हवाएं जो चल रही होती हैं तो ये सारे ऑस्ट्रेलिया की तरफ आती हैं, यानी ईस्ट से वेस्ट की जानिब। अब उसमें क्या होता है कि वो जो ठंडा पानी वो चला जाता है दूसरे यानी आप समझ साउथ अमेरिका की तरफ से, और ऑस्ट्रेलिया में जो है वो बारिशों की जो शिद्दत है वो बढ़ जाती है। और जब ऑस्ट्रेलिया में बारिशों की शिद्दत बढ़ती है तो उसका जो इम्पैक्ट है जब हमारी सब कॉन्टिनेंट में आता है। सब कॉन्टिनेंट का मतलब है कि हिंदुस्तान है, भारत है, कि हमें तो इस खित्ते का ज़्यादा खौफ रहता है ना कि इस खित्ते में हमें कोई अनयूजुअल हमें एक्टिविटी ना देखने को मिले। और जैसे कि और इसके बाद जब वो बारिशों का सिलसिला होता है तो नेचुरली वो बारिशें बड़ी शिद्दत की होती हैं, तो हमारे पास उसकी वजह से कंटीजेंसी प्लान्स बहुत हमारे पास बहुत ही कम हैं। जैसे आपने देखा भी गुज़िश्ता बारिशों में क्या हुआ था कि आज तक अभी तक भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जैसे खैरपुर है और बलूचिस्तान के बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर अभी तक पानी रिसीड नहीं हुआ। और ये देखें, बात ये होती है कि ये तमाम जो अवामिल हैं, ये जोग्राफी अवामिल कहलाते हैं, इनको वक्त के साथ ये बदलते रहते हैं। लेकिन जो कौमें बेदार हैं, जो कौमें शऊर रखती हैं, वो इनकी प्लानिंग बहुत पहले करती हैं, और उसकी वजह से जैसे पाकिस्तान जैसा मुल्क है। बिल्कुल सही। अच्छा मुस्लिम साहब, मैं थोड़ा सा इसको ज़रा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा समझना चाहूँगा दोबारा से कि यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो 2 फिनोमिना आपने बताए, एक है जी एल नीनो और दूसरा ये एलमीना, इनकी वजह से हमें सन 2023 और 24 के अंदर पाकिस्तान की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो पाकिस्तान में शदीद बारिशें और शदीद गर्मी होंगी। जी, वो उसका जो इम्पैक्ट है ना, वो उसका इम्पैक्ट लामीना की वजह से यहाँ पे क्रिएट होगा। क्योंकि एलमीनो का अगर शिद्दत बढ़ती है तो वो तो समझ लें आप जो साउथ अमेरिका जो है उसकी तरफ उनको फेस करेंगे वो शदीद बारिशों का। लेकिन ये जो दूसरा फिनोमेना है लामीना, जिसको छोटी लड़की कहते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे खित्ते पे आएगा। लेकिन अब होता ये है कि देखें, ये जैसे जब समुद्री तूफ़ान होते हैं, बाज़ औक़ात समुद्री तूफ़ान अपने रुख भी बदल लेते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि एक बहुत ज़बरदस्त हरिकेन चला और वो बजाय पाकिस्तान को हिट करने के गुजरात की तरफ चला गया। तो इसका कमा हक्का जो है ना, उसकी प्रोटेक्शन आप ऐसे कर नहीं सकते। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है और नतीजन वही हिकमत वाला है और वो बहुत सी चीज़ों को वो देख लेता है। लेकिन क्या है कि वो कौमें, फिर मैं कहूँगा वो कौमें जो शऊर रखती हैं, उनको इन तमाम चीज़ों के लिए पहले हिकमत अमली वज़ा ज़रूर करनी है। क्योंकि अगर कोई चीज़ इस तरह की उस्ताद आप पर आ पड़े तो आप कैसे उससे बचेंगे उस सूरत में। और फिर मैं एक और बात बहुत अपने, चूँकि मैं बहुत हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए हवाले से मैं हमेशा हमारी हिकमत अमली ये होनी चाहिए थी कि जैसे आज हम ये बैठ के अवेयरनेस दे रहे हैं, यहाँ पर हम बता रहे हैं लोगों को, हर इंडिविजुअल को, जिसको हम माइक्रो लेवल कहते हैं। देखें एक चीज़ मैं फिर आपको बता दूं, पाकिस्तान में जो माहौलियाती तगय्युर आ रहा है, जो तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं, उसमें पाकिस्तान का हाथ सिर्फ 1% है। ये मैं आपको बताऊं, ये बहुत अहम बात है। बाकी तमाम जो
मामलात हैं वो बाहर की दुनिया ने किए हुए हैं, लेकिन मसला ये है कि चूँकि हमारे पास वो तमाम आप सामने एहतियाती तदाबीर नहीं हैं। हमारे अब एक आपको बताऊं जो आज सुनने वाले और देखने वालों को बड़ी हैरतमंद वाली बात रहेगी कि हमारे यहाँ जो है कार्बन इमिशन सिर्फ 1% है, 1% है। लेकिन जब ये जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा 1930 तक जाके ये तकरीबन 300% हो जाएगा, क्योंकि अभी तो और वो ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें हमें माइक्रो लेवल पे कुछ संभालना पड़ेगा। देखिए मैक्रो लेवल पे हम नहीं संभाल सकते, उसकी वजह कि पूरी दुनिया को कैसे हम एक लूप में लेंगे, कैसी दुनिया को बड़े बड़े मुल्क हैं, बड़ी बड़ी सनती मुल्क हैं जो वो कैसे हमारी वजह से वापस आ जाएंगे, नहीं आएंगे वापस। लेकिन क्या है कि हमने अपने इंडिविजुअल सतह पे जैसे आप देखें इस वजह में नहीं ले सक रहे, वो क्रॉप बर्निंग का इशू है वो चल रहा था और वो आज तक चल ही रहा है, उस पर कानून साजियां भी हुई, उस पर ठीक है कि बिल्कुल सही, आपकी बात से मैं सेकंड करता हूँ, मैं आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करता हूँ। और इसके लिए देखें, इसके लिए हमारे लिए बड़े बहुत ही सख्त किस्म की हमारी लेजिस्लेशन होनी चाहिए। लेजिस्लेशन हुई भी है, कानून बने में, लेकिन बात यह कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा। आज जो हमारे मुल्क में जिस तरह का इस वक्त पैटर्न चल रहा है उसमें तो कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये मामला तो बहुत देर की बात है। पहले तो आपको ये सोचना है कि इनको देखिए, मैं बताऊंगा, मैं एक फ़र्द से माशरा बनता है, मैं एक इनफरादी इंसान हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं अपने हिस्से का काम नहीं करूँगा और मैं अपने हिस्से का काम, तो कैसे हमारा मुल्क जो है वो एक मुकम्मल तौर पर एक किसी मामले को इनकलाबी तौर पर हैंडल कर सकता है। देखिए मैं फिर एक बात कहता हूँ कि हमारे यहाँ देखें स्कूलों की एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स मौजूद है और इसको पूरी दुनिया में लोग चैनलाइज करते हैं और उन बच्चों को एक एलिमेंट्री स्टेज से वो बच्चों को अवेयरनेस देते हैं अबाउट एनवायरनमेंट, अवेयरनेस देते हैं कि किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को इंटैक्ट रखना है। और आप ये देख लेंगे जब हम ही लोग बाहर जाते हैं तो हम एक बहुत अच्छे शहरी बन के वहाँ पर रोल प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम अपने मुल्क में होते हैं तो हम बिल्कुल उसका ऑपोजिट कर रहे होते हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि हमें कानून का खौफ नहीं है। कानून का खौफ इसलिए नहीं है कि कोई भी जुर्म करके हमें पता है हम 2 मिनट में उस पर कोई दे दिला के छुट जाएंगे, लेकिन हम ही ये लोग मैं जब अमेरिका जाता हूँ, मैं जब ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, मैं जब दुबई जाता हूँ, तो आप यकीन करें कि मैं एक भी कानून से की खिलाफ वर्जी का तस्वर भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे पता है कि कानून इतना सख्त है कि 2 मिनट में हम जब बैरून मुल्क जाते हैं तो हम सुधर जाते हैं बुनियादी तौर पर। अच्छा, मैं सर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इंडिविजुअल तो ठीक है, हम अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं लोगों में, ये ठीक है, लेकिन क्या हमारी गवर्नमेंट को इस तरह के इकदाम ले सकती है कि जिससे पाकिस्तान की सूरत हाल में कुछ बेहतरी आएगी? कि हमारी मिनिस्ट्री जो है एनवायरनमेंट की बिल्कुल क्यों नहीं ले सकती? देखिए मैं फिर आपको बता दूं कि हमारी गवर्नमेंट में लेकिन वो इम्प्लीमेंट करा नहीं सकती। ये लिफाफों पे पाबंदियां लगती हैं, हर हुकूमत आके लगाती है और हर हुकूमत जाने के बाद प्लास्टिक के जो बैग्स हैं वो इस्तेमाल होने लग जाते हैं। तो हुकूमत करती जरूर है, लेजिस्लेशन भी आपने कहा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। देखिए मैं आपको इसको बता दूं कि देखिए हम कभी भी इदारों को ब्लेम इसलिए नहीं करेंगे कि वो इदारे जो वज़ा किए गए हैं वो आइन के तहत किए गए हैं और उन पे तमाम उनके रूल्स हैं। मैं खुद उन इदारों के तमाम देखें, WWF को मैंने देखा हुआ है, सिंध वाइल्ड लाइफ को देखा हुआ है, पंजाब की वाइल्ड लाइफ, सब ये काम इदारे बेहतरीन इदारे हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि उन इदारों में कुछ ऐसी चंद भेड़ें हैं, ऐसी जो काली भेड़ें हैं जो इदारों को बदनाम करती हैं। वरना इदारों का जो लाहे अमल है, उनका जो काम है, आपको एक और बड़ी हैरत अंगेज़ बात बताऊं कि 1997 में एक चीज़ होती है मैनग्रोव, जिसको उर्दू में टिमर कहते हैं। ये वो जंगलात हैं जो कि बैक वाटर में होते हैं और ये किसी जैसे कराची जैसे शहर में जो कभी भी खुदा ना खासा यहाँ पे कोई सुनामी आ गई, कोई अर्थ आ गया, कोई हरिकेन आ गया, तो आप यकीन करें कि यहाँ पर हाई राइज का एक जुम्मा बाजार है जो एक लम्हे के अंदर सबको ज़मीन बोझ कर सकता है। तो ये वो मैनग्रोव्स हैं या वो टिमर के जंगलात हैं जिन्होंने जो खामोश सिपाही हैं और जिन्होंने हमारे इस कोस्टल एरिया को बचाया हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि 1997 में इन्हीं टिमर की जंगलात में मानसून के मौके पर जब हम इसकी सेपलिंग लगाते हैं और उसकी शजरकारी करते हैं तो पाकिस्तान ने 449 मैनग्रोव्स, 4,49,000 मैनग्रोव्स एक दिन में विदाउट एनी मैकेनिकल गैजेट लगाए थे। और इंडिया
इंडिया जो कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन लेके बैठा हुआ है वो ये नहीं कर सका था, और हमारा मुल्क, हमारा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। इसलिए मैं ये बिल्कुल ये नहीं कहूँगा इदारे काम नहीं कर रहे, इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको हमें ज़रा सा उन इदारों को रेक्टिफाई करना है, उनको रीशफल करना है, उनको थोड़ा सा उन इदारों को देखना है कि उसमें कौन कौन वो लोग हैं जो कि उसको तबाह कर रहे हैं। उनको जब मैं एक दफ़ा निकाल लें तो आप मेरे यकीन कर से मैं आपको कह सकता हूँ कि कहते हैं ना कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज़ है साकी। हमारा मुल्क में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हमारे मुल्क के जो बच्चे हैं उनमें इतना पोटेंशियल है कि अगर हम उनको सिर्फ चैनलाइज करें तो ये मुल्क की बिल्कुल तकदीर बदल सकती है। जी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। मुस्लिम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर माहौलियात, और वाकई बड़ी अहम बात है कि हमने उस चैनल को यूटिलाइज़ करना है सही तरीके से। अगर हम खुद सही तरीके से चीज़ों को यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, एक काम है हुकूमत का, एक काम है उस काम, दोनों को अपनी अपनी सतह पर काम करना होगा। मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने खुद भी दिखानी है ना। हुकूमत से हमारे वक्त गिले शिकवे करते हैं, आप कानून बनाएं, तो कानून तो उसने बना दिया, उसने आपको अवेयरनेस दे दी, उसने सेमिनार्स करा दिए, खबरें चल गई, लोगों से बात करा दी कि भाई शॉपर जो है प्लास्टिक के बैग्स वो किस कदर डेंजरस हैं, और वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, मरीन लाइफ के लिए कितने डेंजरस हैं, एनवायरनमेंट के लिए अदरवाइज कितने डेंजरस हैं। वो गल सड़ नहीं जाते, उनको साल लगते हैं, 100 साल में एक प्लास्टिक का बैग जो है या उसका मॉलिक्यूल वो डिके होता है। उससे पहले तो वो हमारी ज़मीन में जाके हमारे साथ क्या कर रहा होगा। अगर हमें खुद ये समझ नहीं आती तो फिर तो हुकूमत की तो सिर्फ जिम्मेदारी नहीं हुई। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से अगर थोड़ी सी बात की जाए तो सियासतदानों की इस फहरिस्त में ये ताज़ा इजाफा है जिन्हें मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज करके हिरासत में रखा गया है और फिर शहर शहर घुमाया जा रहा है। उन्होंने 6 अप्रैल को पेशावर में गिरफ्तारी दी थी, उनके खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ तकरीर का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। पहले उन्हें अदालत ने जुडिशल रिमांड पर भेज दिया, फिर 8 अप्रैल को उन्हें इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया, बाद में उन्हें भक्कर पुलिस ले गई, उसके बाद सिंध पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में रखा और फिर ईद से कबल शिकारपुर की मकामी अदालत ने उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अली अमीन गंडापुर को दौरान हिरासत जहनी अजियत दी जा रही है और कई तज्ज़ियाकारों का कहना है कि उन्हें हिरासत में इसलिए लिया गया है ताकि वो कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली की राह में किसी किस्म की रुकावट ना बन सके। हिरासत के दौरान एक और बात भी हुई, वो ये कि उनके जो लंबे बाल थे वो छोटे हो गए और उस पर भी बड़ी चहमगोइयाँ जारी हैं कि ऐसा क्या हुआ है। उनके खिलाफ बुनियादी तौर पर जो मुकदमा है वो ये है कि इश्तियाल अंगेज़ तकारीर उन्होंने की हैं, बगावत पर उकसाया है, सरकारी एहलकारों को धमकियाँ दी हैं। इसके अलावा भी और कई मुकदमात हैं। अली अमीन गंडापुर साहब पर मुख्तलिफ सूबों में FIR दर्ज करने का मकसद क्या है और क्या कश्मीर की हुकूमत तब्दील करते वक्त उन्हें हिरासत में रखना मकसूद था, और उनके जो बाल थे वो छोटे कैसे हो गए, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। ये उनके भाई की वीडियो हम चला रहे हैं। दरअसल हमने पहले अली अमीन की वीडियो दिखानी है कि अली अमीन साहब की जहाँ पर बाल छोटे हो गए हैं, उस वीडियो में वो खुद ये बता रहे हैं कि वो एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं कि गर्मी की वजह से मैंने बाल छोटे करा लिए, लेकिन अगर वाकई गर्मी की वजह से उन्होंने खुद अपने बाल छोटे करवा लिए तो नहीं, तो फिर उनके भाइयों ने उनके साथ इज़हार यकजहती किस चीज़ का किया ये हम जानेंगे। और बहुत सारे जो तज्जियाकार हैं, तबसरा निगार हैं, उनको है कि ये बाल उन्होंने जानबूझ के छोटे नहीं किए बल्कि कराए गए हैं। फैसल अमीन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, जो कि अली अमीन गंडापुर साहब के भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पहले मेरे ख्याल में बालों वाला ही मामला निपटा दे, क्योंकि मुझे तो सर इस बात पे यकीन नहीं आता। अली अमीन साहब ने तो कह दिया है कि मैंने गर्मी की वजह से बाल छोटे कराए हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न आई डोंट बिलीव इट कि उन्होंने खुद छोटे कराए हैं। मुझे लगता है कि ये काटे गए हैं वहाँ पर, और जितना मैं उस इलाके को जानती हूँ जहाँ से आप लोगों का ताल्लुक है, वहाँ पर बाल और पगड़ी और ये जो एक चीज़ है ये एक बहुत मानी जाती है। और पठानों में, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में इस चीज़ का एक रिवाज भी है कि वो मशर होता है उस इलाके का और उसको एक ख़ास इज़्ज़त एक पगड़ी की है। तो ये उस पगड़ी की पामाली और एक जो एक मेंटल टॉर्चर है, मुझे लगता है कि ये उस चीज़ की निशानी थी जो उन्होंने इनके साथ करने की कोशिश की है। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर दें। देखें जी, सबसे पहले तो आज अली अमीन का 20वां दिन है। 20 दिन से जिस तरह आपने खुद इंट्रोडक्शन में भी बताया शहर शहर उसको घुमा रहे हैं, और मज़े की बात यह है कि जिस FIR में सिंध में उसको मतलब यहाँ पे रखा हुआ है वो FIR एक, और ये ऑन रिकॉर्ड है, एक कन्विक्टेड मंशियात फरोश की तरफ से लिखी गई है, जो कहता है मैं खेतों में काम कर रहा था और फिर ट्विटर पे मैंने कुछ देखा लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता था, तो FIR
हुआ है, आपको उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। और फिर मैंने अपने किसी पता नहीं कज़न से पढ़वाई और उसमें उसने लिखा था कि अली अमीन ने बिल्कुल तबाही मचा दी है और इदारों को बहुत बड़ा खतरा हो गया और पाकिस्तान की सालमियत खतरे में हो गई है। तो ये सारा एक जो फेक FIRs का एक सिलसिला है। अली की तकरीबन मेरे ख्याल में 50 प्लस माइनस होने लगी है FIRs की ओवरऑल, मतलब मियाँ वाली से लेकर DA खान से लेकर बकर से लेकर इस्लामाबाद से लेकर और अब शिकारपुर और वी डोंट नो नेक्स्ट क्या है। जहाँ तक बालों का ताल्लुक है जी, बाल हमारी ट्रेडिशन है। गंडपुर कौम का जो मशहद था या जो बड़ा था वो कैसुशाद रास्ता यानी लंबे बाल, तो ये हमारी एक ट्रेडिशन है। अब बाकी रोशनी तो अली डालेगा इंशाल्लाह, जब वो जल्दी वापस आएगा आपके शो पे इंशाल्लाह उसको आई विल मेक श्योर दैट ही जॉइन्स योर शो, ही विल टेल योरसेल्फ। लेकिन ये है कि जो एक टॉर्चर होता है, टॉर्चर जो है, लेकिन आपने क्यों कटवाई? मतलब इज़हार यकजहती वाला था ना कि आप भाइयों ने भी उनके साथ इज़हार यकजहती करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल he didn't want to comment on it। अगर उन्होंने खुद काटे होते तो फिर तो इज़हार यकजहती करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है। देखें जी, पिछले 20 दिनों से उसको मतलब सोने नहीं दे रहे थे और अजीब व गरीब एक उन्होंने एक सिलसिला बनाया हुआ है एंड दे एक्सपेक्ट के शायद इस तरह की हरकतों से वो इमरान खान को छोड़ देगा या PTI को छोड़ देगा। तो अब अगर किसी का ये ख्याल है, क्रिस्टल क्लियर है, जेल 1 दिन की हो, 6 महीने की हो, 6 साल की हो या 60 साल की हो, हम लोग इंशाल्लाह असूलों वाले लोग हैं। और अगर किसी जगह पे खड़े हैं, हम अगर इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो ये नहीं कि सिर्फ इसमें कोई हमारा कोई PTI का कोई स्पेशल एजेंडा है। एजेंडा पाकिस्तान है, इमरान खान का एजेंडा पाकिस्तान है। और अब ये चीज़ें ऐसा खुद ही साबित हो रही हैं, खुल रही हैं, लोग बोल रहे हैं। वो लोग जो खामोश थे या जिन लोगों ने उस मौके पे सेलेक्टिव खामोशी इख्तियार की, वो ऐसा बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर मेरे ख्याल में आपके साथ जो भी होता है आप उसको बर्दाश्त करते हैं एंड यू कम आउट स्ट्रॉन्गर। और इंशाल्लाह वी विल कम आउट स्ट्रॉन्गर ऑफ इट, क्योंकि ये सारी FIR हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक मंशात फरोश है, वो एक फॉर्म, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग वो है। कश्मीर अफेयर्स और जो GB की मिनिस्ट्री है, बड़ी सेंसिटिव मिनिस्ट्री है और इसका सिक्योरिटी क्लियरेंस का लेवल आप लोग मेरे से बेहतर समझते हैं कि इसका सिक्योरिटी क्लियरेंस का लेवल और बहुत हाई लेवल से इसकी वो होती है। तो सडनली एक मेरा ये मासूमाना सा सवाल है कि एक बंदा जो इस लेवल की सिक्योरिटी क्लियरेंस में था, यानी कश्मीर और GB जैसे सेंसिटिव इलाके का मिनिस्टर था, और अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड डेवलपमेंट और बाकी चीज़ें भी उसके मिनिस्ट्री के दौरान हुई। सडनली 1 साल में वो दहशतगर्द बन गया, वो बंदूकें उठा के बस फिर रहा है थानों पे। कभी उसके ऊपर अटैक का वो आ जाता है कि जी फलानी चौकी पे उसने हमला किया। वो ऑल दोस 3 केसेस ऑफ बकर हैव बीन थ्रोन आउट, जो उन्होंने किया था कि जी वो असला लेके जा रहा था और उसने चौकी पे फायरिंग की और ये किया वो किया। इसी तरह सिमिलर केसेस इन्होंने मियाँ वाली में भी किए थे। इस्लामाबाद की शायद कुछ 15 FIRs हैं जो हाई कोर्ट ने क्वाश कर दी बोगस होने की वजह से और फ्रिवलस होने की वजह से। तो ये एक जंग शुरू है इस वक्त मुल्क के अंदर। हमारे बहुत से वर्कर्स हैं ऐसे बेचारे जिनको उठा लिया गया है, उनका कोई फिर पता नहीं होता। जी सर, इस वक्त आप शिकारपुर में मौजूद हैं, तो वहाँ पर जो मुकदमे की जो सूरत हाल है और जो पेशी की सूरत हाल है वो क्या है? कल जी एक्चुअली वो प्लानिंग इन्होंने बड़ी अच्छी की थी कि अपने हिसाब से ईद की छुट्टियों के दौरान ताकि वर्किंग डेज इसमें ना मिलें। तो कल इंशाल्लाह हियरिंग है और केस क्योंकि फ्रिवलस ही है, इंशाल्लाह ये हम तो डिस्चार्ज के लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि केस के अंदर ना कोई उन्होंने साथ अटैच वो लगाया है, प्रूफ लगाया है कि भाई पता नहीं अली अमीन ने जो बात की है उसके साथ किस इदारे में कौन सी खलबली मची है या पाकिस्तान की सालमियत को पता नहीं कौन सा खतरा हो गया है, एक मंशात फरोश के कहने। तो इंशाल्लाह वो कला की टीम हमारी कॉन्फिडेंट है और हम भी यही हैं। कल इंशाल्लाह सुबह हियरिंग है, तो जिस तरह हम तमाम केसेस में खान साहब के भी कोई 160 के आसपास प्लस माइनस केसेस पहुँच गए हैं, तो कोर्ट्स का ही रास्ता है। हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और खटखटाते रहेंगे जब तक इंसाफ हमें इंशाल्लाह नहीं। तो आपकी उनसे मुलाकात कब हुई आखिरी? मुलाकात तो सर उस वही अदालत के अंदर बस जो हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली 20 दिनों में ये भी एक बड़ा डायलेमा है, उसका कोई मेडिकल शेडिकल भी उन्होंने नहीं करवाया
जो कि रिक्वायरमेंट है, और मल्टीपल 2-3 जजेस ने जब उसकी रिमांड वगैरह दी, क्योंकि वो रिमांड पे रिमांड ही चल रही है, तो उन्होंने भी मेडिकल का कहा, लेकिन कोई मेडिकल शेडिकल उन्होंने नहीं कराया। बाकी अदालत के अंदर वो वही है कि बस कान में कोई बात कर ले बंदा तो कर ले, बाकी मुलाकात का भी कोई ऐसा नहीं कर रहे। तो कल तो वैसे भी वर्किंग डे है, तो और जो इमरान खान साहब ने कहा था कि जी इनके ऊपर ज़हनी तशद्दुद किया जा रहा है, उस हवाले से आपको लगा कि इनके साथ इस तरह का कुछ मामला हो रहा है, या उन्होंने कोई आपको बात की हो इस हवाले से? सर ऐसा है, देखें उसकी शक्ल से लगता है, आंखों के हल्के बताते हैं कि उसको सोने नहीं दिया जा रहा, और दैट इज ऑब्वियस। और मेरे ख्याल में सबसे जो सिंपल और सबसे इफेक्टिव टॉर्चर है वो स्लीपलेसनेस ही है, कि आप अगले को सोने ना दे। वो 24 घंटे 48 घंटे जो भी उसकी बंदे की लिमिट होती है, हर बंदे की एक लिमिट होती है, वो एक टाइम पे जाके बिल्कुल दिमाग उसका मतलब काम लिटरली छोड़ देता है। तो लगातार ट्रैवल करा रहे हैं उसको, शियाटिका का उसको बैक का भी प्रॉब्लम है। इसी तरह वो जलील करने के लिए बखर में रखा, बखर की पेशियाँ सरगोदे में है, तो जी 500 किलोमीटर आप उधर जाएँ और वापस आ जाएँ, फिर चले जाएँ, फिर आ जाएँ। यहाँ अब शिकारपुर ले आए हैं, तो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। सिर्फ ये नहीं कि मेरा भाई है तो आई बी सेइंग इट इज ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं 12-12, 14-14, 15-15 साल के बच्चों को उठा लेते हैं कि आपने जी ट्वीट किया, आपके ट्वीट से पता नहीं मुल्क की सालमियत या बका खतरे में हो गया। अनफॉर्चुनेट फैक्ट इसमें यह है कि अगर हमारी 25 दिनों में एक दफा भी मेडिकल नहीं हुआ, नहीं हुआ जी, मतलब रिकॉर्ड पे है। अगर कोई इन्होंने कोई झूठ मूठ का इन्होंने कोई जमा करा दिया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेडिकल उसका कोई नहीं हुआ। और मेडिकल प्रॉपर जी आपको पता ही है, जब जुडिशल या मतलब इवन पुलिस रिमांड में भी बंदा भेजा जाता है तो उसका बिफोर एंड आफ्टर मेडिकल होता है, और कोई इन्होंने नहीं किया। हमने इनको कहा भी थी किसी सरकारी अस्पताल से बेशक करा लें, अगर आपको लगता है कि प्राइवेट अस्पताल बेहतर नहीं है, सरकारी अस्पताल आपके बेहतर हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कोई मेडिकल नहीं हुआ 20 दिनों में अभी तक। बिकॉज़ ही इज हैविंग एक्चुअली sciatica pain को स्क्वाश इस जगह से। अच्छा जी, ओके। तो अब जैसे मिसाल के तौर पर अब कल आप लोग जो हैं वो शिकारपुर की अदालत में अगर वहाँ से बेल मिल जाती है, रिलीज़ हो जाते हैं, उसके बाद और कितने मुकदमात हैं और अब इन्हें आगे कहाँ लेकर जाना है, इस तरह की इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? ऐसा है जी, अभी जो नोन है, इधर तो अननोन मुकदमात है ना। जिस तरह हम लाहौर की ATC में पहुंचे तो पता चला कि सिंध की पुलिस वहाँ पे खड़ी है, तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जी बस 20 ऑफ द रिकॉर्ड ही समझ लें कि 20 मिनट के नोटिस पे हमें कहा गया कि FIR ठोको, तो 20 मिनट के नोटिस पे उन्होंने यही FIR ठोकी, और बाकी उनको कोई मिला नहीं शरीफ आदमी तो एक मंशात फरोश को, क्योंकि पुलिस वालों के तो वो यार दोस्त ही होते हैं, तो उनको मंशात फरोश की उन्होंने कॉल की यार जल्दी से आ जा, तू कंप्लेनेंट है। तो कंप्लेनेंट की जो FIR है उसके कंटेंट्स मैंने आपको बता दिए। अब आगे का तो इनकी मर्जी है, जंगल का कानून इस मुल्क के अंदर लगा हुआ है, किसी का किसी को FIR दे दें। और आई लाइक टू ऐड समथिंग, जो इधर से उसको अभी नॉर्मली लीगली दे हैव टू टेक हिम टू इस्लामाबाद, जहाँ पे एक FIR इन्होंने फिर इसी छोड़ दी थी कि चलो उधर से केसेस फिर दोबारा इसको जलील करेंगे वापस ला के कहीं से। तो उस जो लाहौर इस्लामाबाद की जो FIR है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो हमने लाहौर में पेशी भुगताई और जो इस्लामाबाद की FIR है, दोनों का सेम डेट है। यानी एक में है कि अली अमीन आया, उसने लाहौर में तबाही मचाई, तो जी फड़ लो, और उसी डेट 2 घंटों के बाद या 3 घंटों के बाद एक FIR होती है कि अली अमीन इस्लामाबाद आया और उसने इस्लामाबाद को तबाह कर दिया। तो मेरे ख्याल में कोई सुपरमैन का कोई खिताब शिताब इसको दे देना चाहिए, कोई मतलब है दिफाई साइड पे अली अमीन की के टैलेंट्स को यूज़ करना चाहिए कि ये सुपरमैन जो है घंटे डेढ़ में कहाँ से कहाँ निकल जाता है और पता नहीं क्या क्या कर जाता है। बात तो सुपरमैन वाली है, लेकिन ये लेकिन ठीक है जी, इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। आजकल मुल्क में ऐसी चीज़ें चल रही हैं बिल्कुल कि हर चीज़ ही नई और अनोखी और अजीब सी नज़र आती है, लेकिन हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और हम वील कीप एन आई कि इस केस का क्या होता है। वैसे तो बहुत सारे केसेस हैं फॉलो अप करने के लिए, न्यूज़ मीडिया के पास भी अब टाइम ख़त्म हो गया है, इतने केसेस बन गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पे। पर बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फैसल अमीन खान गंडापुर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अली अमीन के भाई। और अब हम ज़रा आमिर सियाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, उनसे ज़रा तबसरा ले लेते हैं कि कुछ और ख़बरें भी सामने आई हैं ईद की छुट्टियों में। और एक बड़ी खबर जो सामने आई है वो ये है कि गालिबन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तैयार हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए। ये क्या मामला है और ये अचानक कैसे ये बात यहाँ तक पहुँच गई? अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम सलाम एंड वेल साहब, क्या हाल है आप लोगों?
ईद मुबारक सर। आपको ईद मुबारक कह सकते हैं, पीटीआई वालों को तो ईद मुबारक कह ही नहीं सकते, उन पे तो मुकदमे चल रहे हैं, उनके लिए कोई बहुत मुबारक नहीं थी, लेकिन आपको कह सकते हैं सर। तो आप खुदा का शुक्र अदा करें कि आपका ताल्लुक भी पीटीआई से नहीं है। जी सर, ऐसा सर कोई बईद नहीं है, मुकदमे तो मुझ पे भी बड़े बनाए जा सकते हैं। भाई देखें, इंसान इंसान पे डिपेंड करता है, मुकदमा बनाने वाले पर भी और मुकदमा बनने वाले पर भी। बिल्कुल। फिलहाल ये कौन सा मुकदमा है जो कि शहबाज शरीफ साहब लड़ने जा रहे हैं? वैसे मरियम औरंगजेब साहबा ने तो कह दिया है कि जी ये बात सही नहीं है, तो ये वैसे आपको क्या लगता है कि जो कहाँ से ये शोशा जो है, चिंगारी कहाँ से उठी है ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की? इतनी गैर यकीनी सूरत हाल है कि उसमें इस तरह के शोशे जो है आपके सामने आते रहेंगे, उसी का एक सिम्टम है, इंडिकेशन है कि जनाब मर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है और लोग समझ रहे हैं कि जी अगर सियासी इस्तेकाम के लिए क्या किसी ने सोचा होगा कि अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें तो गालिबन इस मुल्क में कुछ हो जाए, लेकिन ज़ाहिर है कि जैसे कि अब ऑफिशियली तजदीद हो गई है कि ऐसा कोई इरादा नहीं है, तो मेरे ख्याल में फिर इस बात को ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि उससे बड़े मसाइल हैं जो जेन्युइन मसाइल हैं इस मुल्क के, वो इस वक्त हमारे सामने मुँह खोले खड़े हुए हैं। और उसमें आप देख रहे हैं कभी ऑडियो लीक आ रही होती है और कभी हम मईशत के बारे में सुनते हैं। जो आज मुझे अखबार में दो रोज़ बाद जो अखबार मिला, इसकी जो सबसे कहते हैं ना कि मज़ेदार तो नहीं लेकिन एक दुख भरी जो खबर मिली वो ये कि ईद के ऊपर जो सब लोगों का एक जो क़ुव्वत ख़रीद थी उसमें कम से कम 40% जो है वो कमी आई है, जो कि एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि जो लोग जितना खर्च किया करते थे हर साल ईद बार पे, ये एक मतलब इस बात को अंडरलाइन करता है कि जी हमारी यहाँ सूरत हाल कितनी दिगरगू हो गई है और हमारे जो वो हैं हुक्मरान स्टाफिया है उसके पास सोल्यूशन कोई नहीं है, वो लोगों को रोड मैप देने से मुल्क को बिल्कुल कासिर हैं। जी वैस सर, इमरान खान साहब कहते हैं कि रोड पे मैं लेकर आऊँगा आवाम को अगर सुप्रीम कोर्ट की बात मानी नहीं गई। मैं उनके ज़रा शोशों की ज़रा समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि चले हुकूमत के बारे में तो हमें पता है कि इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ टामक टोइयों में लगे हुए हैं। ये खान साहब क्या हर थोड़े अरसे के बाद एक नया शोशा जिसको कहते हैं कि वो छोड़ते हैं? अब उन्होंने नया शोशा छोड़ा है कि मैंने पंजाब की और KP की असम्बलियाँ बाजवा साहब के मशवरे से तोड़ी हैं। अच्छा, पहली बात हुई कि सड़कों पर आने वाली बात हुई कि हमें समझना चाहिए कि PTI यकीनन एक बहुत मकबूल जमात है, लेकिन क्या वो अपनी मकबूलियत को ट्रांसलेट कर सकते हैं एहतजाज में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अब तक जो पाकिस्तान की तारीख रही है उसमें हमने देखा कि लोग निकले, MRT का दौर में अगर याद करूं कि 1983 के अंदर जब था इसी तरह की कॉल दी गई थी, लेकिन सिर्फ देही सिंध में कुछ हंगामे फूटे थे और उसके बाद वो तहरीक कुचल दी गई थी, फिर 86 में उसके स्पार्क आया था ना। तो ऐसा मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जो है लोगों को लोग जलसे जुलूस में आ जाते हैं, वोट डाल सकते हैं, लेकिन एक जम के तहरीक चलाना वो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ होती है। उसके लिए मतलब है आपको कारकुन चाहिए होती है जो सस्टेन तरीके से रोज़ आए, एहतजाज बनकर। मुझे नहीं पता PTI की क्या हिकमत अमली होगी, लेकिन PTI वालों ने दिखाया कि वो लोग जो है मुजाहमत कर सकते हैं, लेकिन इस पैमाने पर क्या आप हर शहर में मुजाहरे करें? क्योंकि वो वाला जो तरीका वारदात था एक जगह पर आके धरना दे दिया जाए, मेरे ख्याल में वो साबित हो गया कि जब अच्छे दिन भी थे तो वो नाकाम हुआ था। उस पर हुकूमत पे नवाज शरीफ साहब की मतलब उस जमाने में थी तो कोई बहुत खास दबाव नहीं पड़ा था दबाव, लेकिन वो गिर नहीं गई थी। तो उसमें इमरान खान को एक मतलब सोचनी होगी कि क्या वाकई ये कॉल देना मुनासिब है या कॉल की धमकी से काम चलाना मुनासिब है। तो बाद औक़ात मुक्के का इतना असर नहीं होता जो मुक्के के खतरे का होता है, तो वो उनको सोचना पड़ेगा और अपने कौम के मिजाज को भी हमें समझना पड़ेगा कि लोग है कि स्पॉन्टेनियस जो है वो बगैर किसी सियासी उसके आ जाएं कि गाइडेंस के भी लोग आ सकते हैं, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं। लेकिन इसका एक और वो भी निकल सकता है पहलू के सिर्फ आपके क्राइम बढ़े, सोशल अनरेस्ट बढ़े, लोगों में मायूसी बढ़े, क्योंकि हो रहा है और उसको आप इंडिकेट करो कि बड़े शहरों के अंदर जो है जराइम में बेतहाशा इजाफा हुआ है। तो भी पता नहीं कि इमरान खान ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे, ये भी देखना है। जी सही। दूसरी चीज ये जो इन्होंने कहा कि जी मैंने असेंबलियां उनके मशवरे पर तोड़ी हैं, एक तरफ आप पहले कहते हैं कि जी मशवरा नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे बाजवा साहब ने कहा कि तुम असेंबलियां तहलील कर दो। तो भाई जी ये मामला थोड़ा सा सर समझाएं हमें। भाई ये तो मेरे ख्याल में समझाना तो इमरान खान साहब को चाहिए, लेकिन दो पहलू है ना। एक तो ये था कि उससे असेंबलियों से इस्तीफे देने का मामला जो कि कौमी असेंबली से उन्होंने दिया, फिर ये आता है कि असेंबली डिसॉल्व करना, जो 2 सूबाई असेंबली डिसॉल्व की। मैं इसको अगर सादा तरीके से समझता हूँ कि जी इमरान खान क्योंकि सादा जहन के इंसान है और वो समझते हैं कि जिस मुल्क में कानून की पुरानी आइन की पुरानी है, तो उन्होंने सोचा कि जनाब आइन तो कहते हैं कि अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाती है
तो 90 रोज में इंतखाबात कराने पड़ते हैं। वो आइन हमारा कहते हैं कि नॉट लेटर देन 90 डेज हो जाएंगे। बिल्कुल, उन्होंने ये सोच। अच्छा, उसमें हो सकता है कि मतलब क्योंकि सार करते हुए जिनकी मुलाकात हुई हो या बैक चैनल जो डिप्लोमेसी हो रही थी, मुज़ाकरात हो रहे थे और इंतखाबात पे सार कर रहा हूँ, मैं सारे स्पेकुलेशन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा होगा कि जी आप अगर असेंबली तोड़ देते हैं तो 65% पाकिस्तान की नशिस्तें खाली हो जाएंगी कौमी असेंबली को मिलाकर, तो फिर तो दे विल बी फोर्स टू होल्ड इलेक्शन। तो ये लेकिन वहाँ पर बात सादिक आती कि जहाँ पे कानून की और आइन की पुरानी होती। अब हमारे यहाँ तो मतलब इमरान ने किसी के मशवरे पे तोड़ी, ठीक है ना। ये असेंबली तोड़ना कोई मतलब गुनाह कबीरा नहीं है, ना ही गुनाह सगीरा है, एक आईनी हक है आपका, आप तोड़ सकते हैं, इसमें कोई उसकी बात मतलब परेशानी की बात नहीं है। और क्यों तोड़ सकते हैं, उसकी वजह होती है ना एक असेंबली में कि अगर आप समझते हैं कि वोट फंसी हुई, आपके पास पूरा मैंडेट नहीं है, तो आप अपने सिस्टम को अपने हक में लाने के लिए अवाम के पास दोबारा जाते हैं। ये तो बड़ा ही जमहूरी और आईनी तरीका है। अब लोग कुछ आईनी तरीकों को कह रहे हैं कि जी आपने बड़ी गलती की। जमहूरी और आईनी तो तरीका है, लेकिन क्या हुकूमत भी कहती थी आप उधर की तोड़ दें, हम इधर की तोड़ देंगे। वो जो जमहूरी भी थी, बिल्कुल जो जमहूरी तरीका है वो किन लोगों के दरमियान की डिस्कशन में हो रहा है, जिनका काम नहीं है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको न्यूट्रल होना चाहिए, जिनके बारे में वो खुद कहते हैं कि हम न्यूट्रल है, तो फिर वो डिस्कशन का पहलू बनता ही नहीं है। दोनों की तरफ से उनसे मशवरा लिया ही क्यों जा रहा है, उनसे डिस्कशन की ही क्यों जा रही है। नहीं चलो, सियासतदान तो बहुत बुरे हो गए ना, बहुत ही बुरे हैं, हमेशा अपना इक़्तिदार बचाने के लिए कौम और मुल्क की तकदीर दाव पे लगा लेते हैं। तो जो मुहाफिज हैं वो क्या कर रहा है, ऐसे मशवरे दे रहे हैं लोगों को। वो तो खान साहब तो चले बहुत जो भी उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल करें कि चलो भाई नादान है तो मासूम है तो भोले बड़े हैं, तो वो कैसे हमारी सियासी उनके साथ ये भावताओ और ये बार्गेनिंग कर रहे हैं, वो क्यों करते हैं फिर? देखिए, ये जो आपका सवाल है कि देखिए हमें समझना चाहिए जो इस मुल्क के मारूजी हालात है, हमें अच्छा लगे हमें बुरा लगे, पाकिस्तान आर्मी का एक किरदार है हमारी सियासत में। वो कभी मजबूत होता है, बाज़ लोग कहते हैं कि जी मनफी होता है, तो उसके अंदर एक मिक्स आपको ओपिनियन मिलेगा। तो फौज एक सफे भी थी पीटीआई के साथ, तो पीडीएम कहा करती थी कि बड़ा मनफी बात हो रही है। आज आयरनी ये है कि फौज जो है वो एक सफे पे पीडीएम के साथ है और पीटीआई के दोस्त जो मुखालफिन है वो उसको कहते हैं कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है। तो एक सफे पे फिर एक जमाने में इल्जाम लगता था फौज पे, जो आज भी लगाती पीडीएम, कि जी 2018 के इंतखाबात में फौज लेकर आई। अब पीटीआई के दोस्त या लोग ये जवाब में कहते हैं कि जनाब बगैर इंतखाबात क्या पीडीएम को लेकर आ गए। ये बात तो मतलब हमें समझनी चाहिए कि हमारे यहाँ जो सियासी कुव्वतें हैं वो इतनी मजबूत नहीं है, और बहुत सारे मुल्कों में जो तरक्की पजीर मुल्क होते हैं वहाँ पर एक किरदार होता है एस्टेब्लिशमेंट का। जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनमें भी होता है, लेकिन क्योंकि हमारा मुल्क अभी है तो यहाँ पर बड़ा क्रूड तरीके से चीजें हो रही होती है। वहाँ पर होते हैं जरा उसमें सटल तरीका होता है, बड़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से होता है कि आपको पता ही नहीं चलता है ना। तो वो एक अलग बात है कि अमेरिका में क्या होता है, बरतानिया में क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में किरदार है। अब जैसे मैं कहूँ कि अगर उन्होंने फर्ज करें मशवरा दिया, और हमारे आज भी क्या आपके ख्याल में हमारे जो हुक्मरान हैं कि जाके उनसे बात नहीं करते होंगे, मशवरा नहीं लेते होंगे? लेते होंगे, फॉरेन पॉलिसी पे लेते होंगे, डोमेस्टिक पॉलिसी के इशू पे लेते होंगे, वॉर ऑन टेरर के अंदर बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन होती है। आप सोचिए ना कि जब आपको कोविड में लड़ने के लिए फौज की इमदाद की जरूरत है, सैलाब जब आते हैं तो इमदाद, मैं इस बात पे मुझे अचंभा नहीं हुआ कि जनाब क्यों दिया। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर फौज का एक और चीज है किरदार अवाम दोस्त होना चाहिए। लेकिन एक और चीज है सर, ये पहला स्टेटमेंट नहीं है इमरान खान साहब का बाजवा साहब के हवाले से। अब जो दूसरा स्टेटमेंट है और उसके बाद जो सवाल है, करते करते मुझे भी डर लग रहा है, मुकदमे की बात भी हो गई मेरे ऊपर, कि पहले परवेज इलाही साहब ने भी इस किस्म की बात की है कि हमें उन्होंने कहा कि तुम इधर मिल जाओ और उनको उन्होंने कहा कि तुम उधर मिल जाओ। तो क्या बाजवा साहब जो कि क्लेम कर रहे थे कि मैं न्यूट्रल हूं या हम न्यूट्रल हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, क्या वो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे थे कि आपस में इन सियासी जमातों को इतना लड़ाओ कि ये ना बैठ सकें, उनको इससे कोई फायदा था? देखिए, एक स्टांस होता है ना, एक पब्लिक पोस्चर है, और वो आइन के मैंडेट के तहत फौज कहती है कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन न्यूट्रलिटी जो होती है पब्लिक पोस्चर होता है, क्योंकि जब स्टेट क्राफ्ट आता है उसमें देयर इज नो सच थिंग एज न्यूट्रलिटी किसी भी लेवल के ऊपर। तो फौज अगर ये कहे कि जी हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं और पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, तो नहीं न्यूट्रल रह सकते, रहना भी नहीं चाहिए उनको। सही है, बिल्कुल। और जो सियासतदान जो कहते हैं कि उन्हें न्यूट्रल होना चाहिए और फिर वो हर दफा जाकर उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी बात पे भी फिर मैं तो यकीन नहीं कर सकता हूँ कभी भी। बिल्कुल मत करें आप, बिल्कुल आप क्यों इतने सादा हैं वैसा, बिल्कुल मत यकीन किया करें। मैं ये कह रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट परपेचुअल होती है, उसके ताल्लुकात दोनों तरफ होते हैं। तो ये एस्टेब्लिशमेंट होती है वो तो हर तरफ होती है, और वो ये देखती है कि जनाब कब किस चीज के ऊपर कहाँ पे आंच बढ़ानी है, कहाँ पे बात कैलकुलेट भी होता है, गलत भी होती है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मतलब ये तो होता है क्या है
मामला चलते कहते हैं। सियासतदान, आपने बिल्कुल सही कहा कि सियासतदानों में जो मुनाफत है कि वो एक तरफ कहते हैं कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, लेकिन हर सियासतदान जो है उसको पता है कि इस मुल्क में जो ताकत का मिंबा है, जो वो है असल जो सेंटर ऑफ सेंटर है, वो अवाम से ज्यादा वो फौज की तरफ देखते हैं। और वो आपके ख्याल में आज नहीं देख रहे, आपके ख्याल में पीडीएम आज नहीं देख रही है? ये जो पीडीएम को जोड़ा गया है मजमूए तसादात, वो जो कच्चा सीमेंट लगाया गया किसने लगाया है? ये सवाल है ना। तो इसमें आप इसमें मुजम्मत भी कर सकते हैं, ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन मज़े की बात ये कि जो बाजवा साहब की जो आखिरी जो तारीख थी, रिटायरमेंट की डेट थी, वो थी 29 नवंबर 2022 और पंजाब असेंबली जो है वो 14 को डिज़ोल्व हुई है और केपी असेंबली 18 जनवरी को डिज़ोल्व हुई है। तो इसका मतलब ये है कि नवंबर और जनवरी के दरमियान ये मुलाकात हुई होगी और बात हुई होगी। तो एक रिटायरमेंट के बाद भी मामला जो हैं वो चलते जा रहे हैं सियासतदानों और इन तमाम लोगों के दरमियान। मुझे तो इस बात पर मज़ीद हैरत हो रही। एक बात पूछी कि जब फौजी अफसर रिटायर हो जाते हैं तो उसकी ठीक है, उसका तजुर्बा होता है, वो मशवरा दे सकता है। आमिर साहब आपकी और लेकिन जो हाँ जी आवाज आ रही है आपको? जी सर। मैं ये कह रहा था कि जब फौजी अफसर रिटायर होता है तो उसका वो इन्फ्लुएंस नहीं रहता, उसका उस तरह का वो नहीं होता, लेकिन तजुर्बा होता है। अच्छा, ये बात सियासतदानों को भी पता होती है कि रिटायरमेंट के बाद अगर वो कोई मशवरा दे रहा है तो उसका वो आज के अफसरों की नुमाइंदगी नहीं कर रहा होता। तो ये तो फिर इमरान खान को सोचना चाहिए कि अगर मुझे नहीं पता कि अगर ऐसा हुआ है, ये तो हम स्पेकुलेट कर रहे हैं, स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए हमको कि जनाब अगर उसके बाद हुआ और वो तमाम जख्म खाने के बाद वो जो इमरान खान एक इल्ज़ाम लगाते हैं तो फिर तो क्या कहा जा सकता है इस बात पे? वो ठीक है, बाजवा साहब भी रिटायर्ड है, असलम बेग थे, वो बहुत क्या आपको लगता है चीजें तब्दील हुई हैं? कोई लोगों को तो बड़ी उम्मीद थी कि चीज़ों ने तब्दील होना है और मतलब ठीक है, वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो शख्स अपने तौर पर बोल रहा है वो अपने इदारे की या अपने किसी पार्टी की नुमाइंदगी तो उस तरह से नहीं करता अनलेस पार्टी की तरफ से या इदारे की तरफ से कोई एलामिया जारी हो। लेकिन हमले और गिरफ्तारियां और एक एक बंदे पे 75 मुकदमे और 10 शहरों में मुकदमे, तो ये चीज़ें तो बाजवा साहब के जाने से पहले भी चल रही थी और उनके जाने के बाद भी चल रही हैं, तो कोई तब्दीली तो कोई भी नहीं आई। हम तालिब इल्मी के ज़माने से एक जुमला कहा करते थे कि विंड्स ऑफ चेंज हैव चेंज नथिंग इन पाकिस्तान। तुम्हारी तब्दीली की हवाएं चलती हैं लेकिन तब्दील कुछ नहीं होता। तो वो जैसा कि आपने फरमाया है कि वो मेरे ख्याल में पॉलिसी में कंसिस्टेंसी है, क्योंकि इस वक्त जो एक वो है ना ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन पीटीआई एंड द आर्मी, वो बहुत बड़ा है और वो अभी तक ब्रिज नहीं हुआ है। और उस वक्त उस प्रोजेक्ट को जो भी पीडीएम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है उसको जितना एक ज़माने में इल्ज़ाम है कि पीटीआई का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, अब मुझे नहीं पता कि वाकई लॉन्च किया गया था नहीं किया गया था, उसी तरह का इल्ज़ाम अब पीडीएम पर है कि जी पीडीएम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। तो उसके साथ अभी तक मैं समझता हूँ कमिटमेंट है, कंसेंसस हमारी इस्टेब्लिशमेंट का इन तमाम बातों के बावजूद कि अवाम में वो कोई मकबूल स्टांस नहीं है, लोग जो है बहुत तनकीद करते हैं, उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इदारे मुतनाज़ा हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त पीडीएम के साथ पूरी तरह कमिटेड मुझे नजर आ रहे हैं। और ये जो आप देखते हैं कि पीपल्स पार्टी, JUI, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट होते हैं, ये तमाम इनके इंटरेस्ट क्लैश करते हैं। नून लीग ये क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि इनको टूटने में बिखरने में एक ये चुटकी बजाते में हो जाएगा ना, कोई भी किसी नाराजगी के बाद हट सकता है, 2 लोग हट गए, 4 लोग और उस पर बिलावल भुट्टो आसिफ जरदारी साहब का बयान तो आपने सुना ही होगा जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमें तो बादल नखास्ता हम इस हुकूमत में शामिल हुए हैं, हमारा तो दिल नहीं चाह रहा था इस हुकूमत में शामिल होने का, लेकिन मुल्क बचाने के लिए हम आ गए, इस हुकूमत के साथ इत्तेहादी हैं और ये हुकूमत हमारी नहीं है। और फिर उन्होंने अगला जुमला ये भी कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म बने, लेकिन बिलावल साहब अभी मान नहीं रहे हैं तो उनको मनाया जा रहा है। तो ये बिलावल साहब को मना रहे हैं या किसी और को मना रहे हैं? और सिराजुल हक साहब किसको मना रहे हैं? ये तीनों चीज़ें सर आपने बतानी है हमें जाने से पहले। ये मुझे नहीं पता कि बिलावल भुट्टो जरदारी दायरे की उम्मीद पे हैं, पावर पॉलिटिक्स में इसीलिए आते हैं, उनको ग्रूम किया जा रहा है अब। और दायरे के एक लेवल पर आके आप देखिएगा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो की हरीफ हैं, और क्योंकि इमरान खान की पीटीआई की पॉलिटिक्स में एक आपको डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है, तो लोग ये भी सवाल करते हैं कि जी पोस्ट इमरान खान पीटीआई का क्या होगा, होगी नहीं होगी, लोग ये भी सवाल करते हैं ना। तो वहाँ पर आप देखते हैं कि जी बिलावल का एक बिल्कुल अपना एक क्लेम है और वो समझते हैं कि वो मतलब है कि इस मुल्क को लीड कर सकते हैं, कि मैं समझता हूँ कि इसमें वक्त लगेगा। और अभी जो असल राउंड है वो नून लीग और पीटीआई के दरमियान होना है आने वाले दिनों में, पंजाब जब भी इलेक्शन होते हैं। और लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल सिंध के किले में महफूज है अपने,
और वो इंडोर बना लेगी, अपना साउथ पंजाब में भी बना लेगी। और जाहिर है कि इस मुल्क में देखिए बहुत सारी चीजें पहले से ठीक के तहत हो रही होती है। तो अगर हमारे आपके साथ चल रही हो, जमा मका आपके साथ हो, तो बिलावल क्या मतलब है, कोई भी वज़ीर आज़म बन सकते। किसी ने सोचा था कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है उस मुल्क के सदर होंगे? बिलावल साहब के वालिद ने तो ये जुमला कह दिया। मरियम साहिबा के मनाने की एफर्ट्स फिर कोई ज्यादा कामयाब हो नहीं रही हैं, जो पीपल्स पार्टी जो है वो इस तरह के बयानात दे रही है। नहीं तो इवेंचुअली जाहिर है नून लीग को भी एहसास है इस बात का कि इवेंचुअली उनका एक कन्फ्रंटेशन जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ होनी है। उनके जो वज़रा है वो कहते हैं कि जी मतलब है कि हमें भी उनकी कॉस्ट ऑफ करप्शन या उसका जो मुबैना तौर पे आपस में आप उनसे बात करके देखें ना ऑफ द रिकॉर्ड, वो कहेंगे जी वो मतलब है हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा उनकी फला चीज़ों को। तो प्यार मोहब्बत दोनों में एक ही जितना है, ठीक है ना। और लेकिन जमा मका जो है वो ये कहते हैं कि पीडीएम की हुकूमत रहनी चाहिए, तो फिलहाल वो है। और इसलिए है कि इस वक्त जो है कि इंतखाबात गुरेज लाजिम है, और अगर इंतखाबात होते हैं तो मज़बूत नतीजे जो चाहते हैं हमारे लोग वो आने वाले नहीं हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि फिलहाल पीडीएम को ये लोग जोड़ जाड़ के चलाएंगे। एकदम कोई हादसा हो जाए, एकदम कोई ऐसी बात ऐसी डील हो जाए पीछे पर्दा, तो वो फिर आपको रिस्पेक्ट, जब कोई इत्तेहादी पुल आउट करते हैं इससे। अब देखिए एमक्यूएम को कितनी शिकायत है सेंसस के ऊपर, लेकिन एमक्यूएम साथ है। एमक्यूएम की पावर बेस इरोड हो गई पार्टी के तहत की, जैसे वो कहते हैं हालांकि हम पीपल्स पार्टी के तहत ही नहीं है एमक्यूएम, कहते हम सेंटर में, लेकिन क्योंकि इसको मजबूरी है और वो अपने अमल में आज़ाद नहीं है तो वो साथ बैठे हुए इनके और बैठे रहेंगे। इसी तरह बलोच जो नेशनलिस्ट पार्टी है उनके साथ भी मसला है। मैं नहीं समझता कि ये चीज़ें उसी तरह से हो रही हैं जो इस मुल्क में हमेशा से होती आई हैं। अगर आप ये समझते हैं कि जनाब न्यूट्रल हो गए हैं और लोगों ने मतलब सियासत में अमल दफ्तर नहीं है, उनको कौम के वसीतर मफाद में सारा मामला चल रहा है और नजरिए जरूरत के तहत। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, आमिर सियाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अहम खबर जो आज के अखबार में मुझे नजर आई है वो है ईद उल फितर रिवायती जोश खरोश से मनाई गई। सदर इस्लामाबाद वज़ीर आज़म ने नमाज लाहौर में अदा की गई। ये सबसे अहम खबर थी। पोल हमने दिया था, पोल का कोई रिजल्ट अभी तक का जो है वो बता देते हैं। बताएं जी। बताते हैं जी। सवाल ये था, पोल दिखाइए। सवाल ये था कि क्या इलेक्शंस आपके मुताबिक अक्टूबर में होने चाहिए या मई में होने चाहिए? तो अक्टूबर के जो परसेंटेज है वो आई है जी 8%, और मई की जो परसेंटेज है वो आई है 92%। तो 92% लोग ये कहते हैं कि मई में इंतखाबात करा दो, साड़ी जान छो। ते अक्टूबर वाले जो हैं वो 8% हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं अब सब अमन है, सब शांति है, सफेद झंडे उठाए हम। आईन और कानून की पाबंदी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 8 अक्टूबर। बिल्कुल। अच्छा, अगला जो है वो 8% कहते हैं अक्टूबर में। दूसरा सवाल हमारा क्या था कि इलेक्शन जो है वो कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों के साथ साथ होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए? उसका क्या रिजल्ट आया? इसका जी रिजल्ट है कि हमारे पास जो है वो आवाम कह रही है कि हाँ जी एक साथ होने चाहिए। बिल्कुल एक साथ होने चाहिए। बाकी जो है वो कितने बचे? बाकी मांदा जितने भी बचे वो कहते हैं कि नहीं जी जो है वो हमारा जो है वो अपडेट, इसको कहते हैं डिजिटली अपडेटेड। बिल्कुल 63% हाँ इकट्ठे होने चाहिए, और 37% कहते हैं कि जी इकट्ठे अलग अलग हो जाए, कोई मसला नहीं है। तो ये है जी नाजरीन पोल का रिजल्ट। आज के प्रोग्राम का भी यही रिजल्ट है जी। देखते हैं कि अब क्या होता है, आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम खत्म करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।